हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड टॉक पॉडकास्ट लाइव। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और गुड टॉक पॉडकास्ट पर हम हर हफ्ते बात करते हैं लाइफ से रिलेटेड एक नए टॉपिक पे, जिससे रिलेटेड हम कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप हमारे एपिसोड सुनना चाहते हैं तो यू कैन गो टू thegoodtalk.in और वहां पर आपको हमारे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। आज हम हमारे सारे लिसनर्स से बात करना चाहते थे लाइव, एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर हियर ऑन दिस फेसबुक लाइव टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे लोगों से क्वेश्चंस इनवाइट किए थे, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम आज पिक करेंगे और उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। चल, इससे पहले हम आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट कि हमने गुड टॉक पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे किया था, कब किया था और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। एज पीपल आर कमिंग इन, वी विल वेलकम देम। सो बेसिकली मुझे याद पड़ता है कि लास्ट ईयर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ हमें साथ में करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मज़ा भी आए एंड एट द सेम टाइम वो कॉमन वाली फीलिंग आए। तो उससे बात निकलते निकलते हमने डिसाइड किया कि चलो एक पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि हम जनरली भी लोगों को एडवाइस करते रहते थे, आपस में एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे। तो वहाँ से इस पॉडकास्ट का आइडिया निकला कि चलो कुछ करके देखते हैं। दैट्स राइट। मुझे याद है कि मैं और चर्चिल जब से भी एक दूसरे को जानते हैं तब से हम लोग आपस में बातें करते आए। दैट इज़ द बेसिस ऑफ आवर फ्रेंडशिप एज वेल, एंड वी डिसाइडेड कि मुझे अगर सही याद है कि इसको सबसे शेयर करते हैं, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं वो शायद दूसरों को भी काम आ सकती है एंड उसमें से कुछ एडवाइस वो यूज़ कर सकते हैं। आई पर्टिकुलरली रिमेंबर अ कार राइड जिसमें हम बात कर रहे थे, एंड हम में से किसी ने कहा था कि अगर इस कन्वर्सेशन को कभी रिकॉर्ड करके किसी को बताया जाता तो उसके लिए कितनी वैल्यूबल होती। एंड वहाँ से कुछ आइडिया निकल के आना चालू हुआ था कि कोशिश करते हैं कि उसको रिकॉर्ड करके प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के वे में लेके आगे जाया जाए। एंड दैट हैज़ बीन आवर गोल सिंस 1 year। हम लास्ट अप्रैल में गुड टॉक पॉडकास्ट का पहला एपिसोड रिलीज कर चुके हैं और अब हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया ये पॉडकास्ट करते हुए, राइट? एंड इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी। और हम पहली बार अब लोगों के सामने आ रहे हैं ताकि हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकें। सो इफ़ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग अस राइट नाउ, वेलकम टू द फेसबुक लाइव फॉर गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे लाइफ के बारे में, जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस के बारे में। सो सिंपली सेंड अस अ कमेंट एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप हमारे बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं या इस पॉडकास्ट की जर्नी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगेगा अपनी जर्नी आपसे शेयर करने में या अपने बारे में आपको बताने में। सो व्हाइल वी वेट फॉर एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ऑन विद अ क्वेश्चन, शुड वी? या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमने कुछ क्वेश्चंस मंगवाए थे। इफ़ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन इंस्टाग्राम तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thegoodtalk.in और उस पर सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर पाएंगे। विद दैट लेट्स पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक लिसनर ने हमें भेजा है। सिद्धि एंड देविका वांटेड टू नो कि हाउ कैन दे स्टॉप ओवर थिंकिंग। वो ओवर थिंकिंग कैसे रोक सकते हैं, जो बार बार आपको लगता रहता है, एक ही थॉट आपके माइंड में चल रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट चर्चिल। सागर, मुझे पर्सनली लगता है कि वरी का बहुत फ़ायदा नहीं होता है लाइफ में। या तो कोई चीज़ बदली जा सकती है तो उस बारे में ज़्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप बदल नहीं सकते, और अगर आप उनमें को बदल नहीं सकते हैं तो उस पर चिंता करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। सो बेसिकली जब हम वरी करते हैं तो हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर बढ़ रहे हैं, बट ये डिस्टिंक्शन बड़ा ज़रूरी है कि वरी करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जब सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो उससे कुछ चीज़ें ठीक होंगी या कुछ बेटर होगा या रिजल्ट्स आएंगे, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ हमारा माइंड ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, एंड इसलिए ये ओवर थिंक करने की प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल में आपको ला के रख सकती है। आप लाइफ में काफ़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से घिरे रह सकते हैं। मुझे लगता है ओवर थिंक में एक चीज़ होती है कि कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड चलता रहता है। सो इट्स लाइक आप कोई रेस भाग रहे हैं सिर्फ अपने माइंड में, और सेम थॉट्स या सेम बातें या सेम सोल्यूशंस फॉर दैट मैटर आप बार बार अपने माइंड में सोचते हैं। मैं एक इसका एग्जाम्पल जो मेरे साथ अभी अभी कल ही हुआ है वो देना चाहता हूँ। जब हमने ये फेसबुक लाइव प्लान किया था तो वी हैड द टाइम एंड डेट एंड एवरीथिंग प्लान, पर हम इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या बातें करेंगे, ये बार बार मेरे माइंड में घूम रही थी। एंड एक अजीब सी टेंशन आपको होती है जब आपको कोई चीज़ करनी होती है। उस वजह से मैंने कल का दिन बहुत ही अजीब सा गुजारा था, क्योंकि मैं काम तो कर रहा था पर मेरा माइंड पूरे टाइम उसी बारे में सोच रहा था। ऐसे इंसिडेंसेस आई एम श्योर सबके साथ होते होंगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स के पहले। डेफिनेटली सागर, ऐसा हम सभी के साथ होता है, काफ़ी बार होता है। एंड इसमें मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि आप में अवेयरनेस हो।
जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन सबमिट किया था, एंड आई गेस एक जने से ज़्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को सबमिट किया था, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्हें पता था कि वो इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम या ओवर एनालाइजिंग की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वंस यू हैव द अवेयरनेस कि हम किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर वर्क करना काफ़ी आसान हो जाता है। बट अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आप ओवर थिंक करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, तो फिर आप उसको ठीक करने के लिए कोई चीज़ नहीं करने वाले। दैट इज़ वेरी ट्रू। मुझे लगता है अवेयरनेस में कोई भी चीज़ लाना हमेशा पहला स्टेप होता है कि अच्छा आप ये करते हैं, ऑटोमेटिकली उससे भी आपको एक पावर मिलती है, आपको समझ में आता है कि आपका कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जो आप फॉलो कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ नेगेटिव ही होती है, कई बार आप पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में भी ओवर थिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं हॉलीडे पे जाने वाले हैं तो आप अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के हॉलीडे के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, और ये सब ओवर थिंक करने के ही तरीके होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ओवर थिंक आप सिर्फ माइंड में करेंगे। हाउएवर, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग हो, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो आपके लाइफ के बीच में आ रही है तो उस पैटर्न को आपको डेफिनेटली ब्रेक करना चाहिए। सागर, आपने जो पैटर्न ब्रेक करने की बात की वो बिल्कुल सही है। पैटर्न ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव लूप्स में तो ठीक है कि जब कोई नेक्स्ट प्रेसिंग नीड आती है तो आप ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते हैं और उस चीज़ को अटेंड करने लग जाते हैं। बट जब यही सेम चीज़ नेगेटिव चीज़ों के साथ होती है तो आप लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रेसिंग नीड्स को भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड उसी लूप में चल रहा है। सो ये पैटर्न ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। आप इस पैटर्न ब्रेक को किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट हर इंसान के लिए अलग होगा। कुछ लोग वर्कआउट करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कुछ लोग डांस करके कर सकते हैं, आप वीडियो गेम्स खेल के कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके थॉट के पैटर्न्स को ब्रेक करती है कुड बी यूज्ड एज अ पैटर्न ब्रेकर। बेसिकली आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है आपको उसे रिप्लेस करना है। यू कैन रिप्लेस इट विद सम म्यूजिक, रिप्लेस इट विद गेमिंग जैसा चर्चिल ने कहा, या एक सिंपल तरीका कि क्योंकि आपकी सारी ओवर थिंकिंग अल्टीमेटली माइंड में हो रही है, अगर आप माइंड में से निकल के बॉडी में वापस आ सकते हैं बाय डूइंग अ वेरी क्विक वर्कआउट, बाय वॉकिंग या बाय रनिंग, तो ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि आप थॉट से थोड़ा सा हट पाते हैं और ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल पाते हैं। एक और चीज़ सागर मुझे लगता है जो इसमें की जा सकती है वो है एक जर्नल बनाना। जो लोग कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करने की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम जब उनके पास सामने समस्या आ रही है और उससे उन्हें डील करना पड़ रहा है। सो अगर आप एक जर्नल बनाएं और उसमें लिखें कि कभी आपने बहुत ओवरथिंक किया था किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में, और अंत में ऐसा हुआ था कि उससे कुछ बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ था, आप वैसी सारी चीज़ें उस जर्नल में एंट्री करके लिखिए और उसका टाइटल दीजिए एम आई ओवर थिंकिंग अगेन, एंड उसके नीचे वो सारी चीज़ें लिखिए। अब जब आप इस बार ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या किसी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप अगेन उस लिस्ट को रेफ़र कीजिए और आपके पास एक चांस मिलेगा अपने आप को समझाने का कि ओके देखो, मैंने पिछली इतनी सारी बार यही सेम गलती की थी, मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, एंड प्रॉबेबली आई शुड स्टॉप एंड यूज़ अ पैटर्न ब्रेकर, मैं अपने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए और बेटर सोचने के लिए। सो वी होप कि आपको इस बेसिक टिप्स से हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स तोड़ सकते हैं। जर्नलिंग का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे कि आप जानते हैं चर्चिल कि मुझे कुछ भी फील होता है तो जर्नलिंग बिकम्स माई मेडिटेशन। हम में से सब लोग बैठ के मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ हैबिट फॉर सम ऑफ अस, जैसा कि मेरे लिए है। और मैंने देखा है कि अगर आप मेडिटेट नहीं भी कर सकते तो जर्नलिंग यानी कि एक बुक में या एक नोटबुक में अपनी माइंड की बातें लिखने से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। डेफिनेटली सागर, जर्नलिंग तो हमेशा ही हेल्प करती है, एंड जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हुआ आप नोटिस करेंगे कि अब हम डिजिटल वे में लिखने लग गए, एंड इट डज नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट जो पेन और पेपर के साथ हुआ करता था। जब आप पेन और पेपर के साथ लिखते हैं तो आपके थॉट्स उतना तेज नहीं भाग पाते, आपको स्लो डाउन करना पड़ता है, एंड वो स्लो डाउन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत हेल्प करती है आपको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में, बेटर तरीके से सोचने में। एक और चीज़ मुझे जो लगती है वो किया जा सकता है वो ये है कि कंट्रोल वापस लेना। जब भी आप ओवर थिंक करते हैं प्रॉबेबली होता यह है कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं है, एंड आपको लगता है कि ज़्यादा सोच के आप ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन कर लेंगे और उस तरीके से कंट्रोल वापस आ जाएगा। एंड इफ़ यू ट्राई एंड गेट कंट्रोल बैक इन सम अदर वे, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे पॉसिबल एरियाज जो आपको कंट्रोल में होने की फीलिंग देते हैं, एंड ये हर इंसान के लिए अलग होगा। अगर आप स्नूकर खेलते हैं और आपको स्नूकर खेलना बड़ा मज़ा आता है तो प्रॉबेबली जब आप स्नूकर खेलेंगे तो आपको कंट्रोल में होने की फीलिंग आएगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, एंड प्रॉबेबली ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं पहले से, या जिसके बारे में आप बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बारे में, वो करना आपको कंट्रोल की फीलिंग वापस देगा। सो आइडेंटिफाई दोज थिंग्स जिसमें आप अच्छे हैं, जिनके बारे में आपको काफ़ी प्राउड फील होता है, एंड ट्राई डूइंग देम जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल वापस आ गया है, एंड क्योंकि आपका कंट्रोल वापस आ गया है आप ज़्यादा बेटर तरीके से सोच पा रहे हैं।
हम इससे आगे बढ़े, मैं उसके पहले एक छोटी लास्ट टिप इसमें देना चाहता हूँ मेरे तरफ से, एंड दैट इज़ कि जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, यू विल नोटिस कि आपका फेस बहुत ही टाइट हो जाता है, यू आर यूजली लुकिंग लाइक दिस या ऐसा कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता पड़े, पर ऐसा होता ज़रूर है। और अगर आप इमीडिएटली अपना फेस रिलैक्स करेंगे तो फेस की मसल्स रिलैक्स होते ही माइंड अपने आप थोड़ा स्लो डाउन होता है, एंड दैट माइट हेल्प यू क्विकली स्टॉप ओवर थिंकिंग। आई थिंक सागर इस क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना चाहिए, एंड वी वुड अगेन लाइक टू वेलकम ऑल द गेस्ट जो हमें फेसबुक लाइव पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबको वेलकम भी करना चाहता हूँ। हाय आदित्य, वाणी, वी सी यू, हेलो। आशुतोष जोशी जी प्रणाम, एंड प्रतीक चतुर्वेदी वेलकम। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस प्लीज़ लेट अस नो। नीलम जी, नुपुर, मैं आपको देख सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। जो लोग हमें अभी ही ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि दिस इज़ द गुड टॉक पॉडकास्ट, जहां मैं और चर्चिल बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम शेयर कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बातों से आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और अपनी लाइफ वैसी बना पाएंगे जैसी आप बनाना चाहते हैं। अगेन, अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन है हमारे बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में, या इन जनरल लाइफ के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, एंड विल टॉक अबाउट देम। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला था इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड ये क्वेश्चन हमें भेजा है याशिका जी ने। डू यू वांट टू रीड द क्वेश्चन? याशिका पूछना चाहती थी कि हाउ टू स्टे हेल्दी एट होम विदाउट गोइंग टू जिम। ये तो काफ़ी रेलेवेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि हम सभी लॉकडाउन में अपने घर में फंसे हुए हैं, एंड जिम्स क्लोज डाउन है, हम स्विमिंग पूल्स क्लोज डाउन है, हमारी वर्कआउट करने की ज़्यादातर चीज़ें क्लोज डाउन है। तो दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन अभी के समय में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कितना वक्त लगने वाला है इनको खोलने में। सागर, मुझे लगता है कि देयर कैन नॉट बी एनी राइट आंसर्स फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ओके। एंड इस क्वेश्चन में गलती ये है कि हम सभी को पता है कि घर पे बैठ के वर्कआउट कैसे करना चाहिए, हम सभी को पता है कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप योगा करना चाहते हैं, कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हैं, कोई भी वर्कआउट फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं। आपको पता है क्या खाना चाहिए, आपको पता है कैसे वर्कआउट करना चाहिए, फ्री गाइड्स अवेलेबल है नेट पे, सब कुछ अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि घर पे फिट कैसे रहा जाता है, क्योंकि आपको पता है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हम वो कर नहीं पा रहे और हम कैसे करें उन सभी चीज़ों को जो हमें पता है, जिससे हम फिट रह सकते हैं या हेल्दी रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो प्रॉब्लम तरीके की नहीं है, प्रॉब्लम शायद मोटिवेशन की या वो विलिंगनेस लाने की है, जो आप अपने घर के वर्कआउट में ला सकते हैं। हो सकता है कि पहले आप वर्कआउट जिम में जाके नहीं करते थे, हो सकता है कि आप करते थे, बट करंट सिचुएशन में मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैंने मेरे साथ नोटिस की थी चर्चिल, कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैं बहुत जोश में था, क्योंकि आपके पास वर्कआउट का एक एग्जाम्पल जो आप जस्ट लॉकडाउन के पहले कर रहे थे वो था, और उसको कंटिन्यू करना बहुत आसान था। पर जैसे ही वो पूरा सिलसिला ब्रेक हुआ, उसके बाद उसको पिकअप करना बहुत मुश्किल हो गया। सागर, जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो हम अज्यूम कर रहे थे वो 21 डेज़ का या 14 डेज़ का था, तो मोमेंटम सेट करना भी काफ़ी आसान था। आप ऑलरेडी जिम जा रहे थे, आप बाहर वर्कआउट कर रहे थे, एंड वही सेम मोमेंटम था, आपकी बॉडी में एनर्जी थी, तो उसे कैरी ऑन करना काफ़ी आसान हो गया था। बट जब वो लंबा खिंचता चला गया एंड अभी भी जिम्स ओपन नहीं हुए, तो वो मोटिवेशन तो डेफिनेटली कम हो गया है। मुझे उसमें एक चीज़ लगती है कि प्रॉब्ली आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको एक्साइट करती हैं। पर्सनली मैंने, जब मेरा मोमेंटम खत्म हुआ था तो मैंने एक साइकिल बाय करी थी और मैं साइकिल राइड्स पे जाने लग गया था, एंड उससे डेफिनेटली मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आने लग गई थी, एंड उसको फिर मैंने पुशअप्स में कन्वर्ट किया एंड वापस हल्का फुल्का वर्कआउट चालू किया था। डेफिनेटली मैं सेम लेवल पे नहीं हूँ जहाँ मैं पहले हुआ करता था, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। भले आप छोटे छोटे स्टेप्स रोज ले रहे हैं, बट आप रेगुलर जितना रहेंगे, अगर आप हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, भले 10-20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रैदर देन कि आपने एक दिन 2-2.5 घंटे कर लिया है और अगले दिन आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मोटिवेशन के अलावा एक और चीज़ जो मैटर करती है वो मुझे लगता है रेडीनेस। और रेडीनेस से मेरा मतलब है कि जब हम वर्कआउट करने बाहर जाते थे तो वी यूज़ टू वेक अप, वी यूज़ टू प्रिपेयर फॉर इट, हम उसके लिए रेडी हुआ करते थे और फिर जाया करते थे। जबकि जब हम घर पे वर्कआउट करने की कोशिश करें तो जनरली हम अपने होम क्लोथ्स में कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नाइट सूट जो हमने पहना है उसमें ही हम अपनी योगा पोजेस कर लें, क्योंकि वो फ्री फ्लोइंग है एंड सो ऑन। बट मुझे लगता है कि अगर आप वर्कआउट करना ही चाहते हैं घर पे तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है। तो जिस तरह से आप बाहर जाने के लिए रेडी होते थे, आपको घर पे वर्कआउट करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। सो स्पेंड सम टाइम आफ्टर यू वेकअप, आप अपना ब्रश कीजिए, सब कीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपनी बॉडी को वेकअप करने का, क्योंकि हम कभी भी उठते ही वर्कआउट नहीं करते थे। वी गो समवेयर एंड देन वी वर्कआउट। तो वार्म अप के भी पहले आपकी बॉडी वेकअप करती है, जो बहुत ज़रूरी है।
एक बार वो वेकअप हो जाती है उसके बाद यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, आप ड्रेसअप कर सकते हैं घर पे, एंड देन यू कैन डू वॉट एवर वर्कआउट यू चूज, भले वो योगा है या साइकिलिंग है एंड सो ऑन। सागर, मुझे इसमें एक और चीज़ लगती है, प्राइमिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। प्राइमिंग बेसिकली जब आप जिम जाया करते थे तो आप ड्रेसअप होते थे, आप शूज़ पहनते थे, आप कार में जाते थे और फिर जिम पहुंचते थे, और आप नोटिस करते थे कि जब तक आप जिम पहुंचे हैं तब तक आपकी बॉडी रेडी हो जाती थी। सो बेसिकली वो जो पूरा प्रोसेस था वो प्राइमिंग का काम करता था। जब आप रेडी होते थे, शूज़ पहनते थे, सो आपकी बॉडी तैयार होती थी कि इसके बाद ये करना है। अब घर में क्या हुआ, हमने प्राइमिंग का ऑप्शन ख़त्म कर दिया। ऑब्वियसली शेड्यूल चेंज हो गया है और इस वजह से हमारे पास वो सेम चॉइस नहीं है। बट अगर अभी भी हम प्राइमिंग यूज़ करेंगे, हम जिम के कपड़े पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे पर्टिकुलरली, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी स्टेट में आने लग जाती है, और 4-5 दिन वो करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अब आपकी बॉडी में उतना रेजिस्टेंस नहीं है, और धीरे धीरे एनर्जी के स्टेट में आने लग गई है। आप अगर सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर जल्दी एनर्जी आएगी, आपको थोड़ी कम चिड़चिड़ाहट लगेगी, आप में ज़्यादा विलिंगनेस रहेगी कुछ करने की। आई थिंक वैसे अगर जो भी ये सुन रहा होगा उसको लग सकता है कि हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था लेकिन उसके बावजूद भी मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड मैं क्या कर सकता हूँ वर्कआउट करते रहने के लिए। तो यहाँ पे हैबिट की एक बात होती है कि ये आपको कुछ दिन तक लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके माइंड को समझ में आएगा कि ये करने के बाद उसको अच्छा लगता है, तब तक आपको कुछ दिन स्पेंड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट रेडी एंड देन स्टार्ट वर्किंग आउट। एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, एक बार आपको पता पड़ जाएगा कि अच्छा मैं इस समय पे वर्कआउट करता हूँ या करती हूँ, मैं इस जगह पे वर्कआउट करती हूँ एंड सो ऑन, तो उसके बाद से चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। बट यू हैव टू वेट, और उस पॉइंट तक आपको अपने आप को पहुँचाना ही पड़ेगा। सो बेसिकली आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, और भले ही छोटे इंटरवल्स में करते हैं, डेली उस सेम प्रैक्टिस को, उस वर्कआउट को करने की कोशिश कीजिए। जंक फूड जितना आप इग्नोर कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप जंक फूड लेके ना आए। अगर आपके पास जंक फूड नहीं होगा तो चांसेस आप उसे कंज्यूम करेंगे काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू से हेलो टू सम न्यू पीपल जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है। सो आई सी दीपिका जी वेलकम, पूर्वा जी वेलकम, आदित्य अगेन हेलो अगेन, एंड कैलाश जी थैंक यू सो मच आपके अच्छे वर्ड्स एंड कमेंट्स के लिए। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। और कुछ क्वेश्चंस हमें फेसबुक पे भी आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी पिक अप वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। जस्ट एक सेकेंड। All right, here we are. Oops. I think चर्चिल ये क्वेश्चन बहुत सही रहेगा, एंड दैट इज हाउ टू गेट डिसिप्लिन बिटवीन वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, जो हमें पूर्वा जी ने पूछा है। आई थिंक हमने एक पूरा एपिसोड इस चीज़ पे किया था कि आप कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हैं ज़्यादा घर पे से काम करते हुए। सो डेफिनेटली आप वो तो चेक कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो एक वर्क एनवायरनमेंट सेटअप करने की होनी चाहिए। हमारे घर में जब सिचुएशंस होती है तो हम सोचते हैं हम बेड पे बैठ के काम कर लें, या फिर हम लिविंग एरिया में बैठ के काम कर लें, एंड वो जगह वर्क के हिसाब से कंड्यूसिव नहीं है। हमारी जो एसोसिएशन है उन जगहों से वो डिफरेंट है। हमारे बेड से एसोसिएशन सोने के हैं, मूवी देखने के हैं, डाइनिंग एरिया से एसोसिएशंस हमारे खाने के, बात करने के हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे एसोसिएशंस मस्ती करने के हैं या फ़न करने के हैं, वहाँ पे जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। हमारा माइंड वंडर करता है, हम सोचते हैं कुछ ले लें, कुछ खा लें, कुछ कर लें। सो हम सभी के पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि हम एक नया कमरा सिर्फ वर्क एरिया के तौर पर डिज़ाइन कर सकें, बट हम एक छोटा सा कॉर्नर ज़रूर निकाल सकते हैं, या अगर कोई एग्जिस्टिंग स्पेस है जो दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही थी उसको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम डाइनिंग एरिया पे ही काम करने वाले हैं तो उस एरिया पे से, डाइनिंग टेबल पे से खाने पीने की चीज़ें हटा दें, उस एरिया पे थोड़ा बुक्स रख लें या कुछ ऐसी चीज़ें रख लें जो हमें वर्क के मूड में लाती हैं। जिस तरह की टेबल की सेटिंग हमारी ऑफिस में हुआ करती थी, हम वो सेम सेटिंग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ये छोटे माइनर चेंजेस करके आप नोटिस करेंगे हल्की फुल्की आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ गई है। आई थिंक एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ इस लॉकडाउन की वजह से भी हो गई, फॉर्चुनेट तो ये कि सबको घर से काम करने मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली बैलेंस हिलने का ये भी रीज़न रहा कि मोस्ट कंपनीज आर नाउ पुशिंग पीपल टू वर्क वे मोर, जितना वो 8 घंटे की शिफ्ट में किया करते थे। तो नाउ मैंने सुना है कि लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14-16 घंटे काम कर रहे हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में तो शायद ये रिक्वायरमेंट है और ये बहुत चेंज नहीं हुआ ऑफिस और होम में, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं हु आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क लॉन्गर आवर्स देन यूजुअल।
मेरे ख्याल में हम कंपनी लेवल तो चेंज नहीं कर सकते, पर उस काम को थोड़ा अपने लिए आसान बना सकते हैं, अपने लिए एक अलग जगह बना के, काम के कुछ टाइम सेटअप करके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक बीच बीच में ब्रेक्स लेके, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बैक बहुत अफेक्ट होती है, उससे आपके शोल्डर्स अफेक्ट होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में ही आपको दिखने लगेगा कि आप बहुत ईजिली थक जाते हैं बैठे बैठे। सो अगर आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं, एट द वेरी लीस्ट मेक दिस चेंज कि आप हर थोड़ी देर में अपनी जगह से उठें, थोड़ा सा घूम के आएँ, एंड देन वापस काम करना स्टार्ट करें। इससे आपकी बॉडी बैलेंस होने लगेगी, एंड होपफुली वहाँ से आप अपना वर्क भी बैलेंस कर पाएंगे। एक और चीज़ जो मुझे लगती है सागर, वो ये है कि आप जब ऑफिस जाते थे तो आप तैयार होके जाते थे, आप पूरा ड्रेसअप करते थे, आप नहाते थे, उसके बाद नाश्ता करते थे और फिर अपना वर्क स्टार्ट करते थे। करंटली क्या हुआ है, और इसमें हम लोग भी वैसी ही गलतियाँ करते हैं कई बार, कि हम स्टार्ट कर देते हैं कि सुबह उठें, चलो पहले थोड़ा सा काम देख लेते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे या नहा लेंगे। पर आप नोटिस करेंगे जब आप इस तरह के इरेगुलर शेड्यूल में अपना काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक आप काम कर रहे हैं। सो एक प्रॉपर वर्क आवर डिफाइन करना और प्रॉपर वर्क शेड्यूल डिफाइन करना कि ओके हम वैसे ही तैयार होते हैं, उसी तरह से ड्रेसअप करते हैं और फिर बैठते हैं, आपके वर्क आवर्स को तो कम करेगा ही, आपके फोकस और आपका वर्क के प्रति रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखेगा। आई थिंक इसमें ये भी कहना ज़रूरी है यहाँ पे कि वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप ब्रेक्स के साथ काम कर रहे हैं, अपने लिए एनवायरनमेंट सही बना रहे हैं, तो आपको बैलेंस ज़्यादा लगेगा, एंड ऑटोमेटिकली आपका काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। होपफुली लॉकडाउन विल ओपन अप, यू विल बी बैक टू योर ऑफिस, एंड देन यू विल स्टार्ट मिसिंग कि अरे घर पे काम करना ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। डेफिनेटली मुझे तो अभी भी काफ़ी वो लगता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ओपन हो गया है, राइट, एंड आई एम स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये भी है कि घर का कंफर्ट काफ़ी अलग तरीके का होता है। जब आपको बीच में लेटने की इच्छा होती है तो आप लेट सकते हैं, आपको बात करने की इच्छा होती है तो आप बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लंच उनके साथ कर सकते हैं। तो ये सब मैं बड़ा मिस करने वाला हूँ जब वो खत्म हो जाएगा। सो प्रोबेबली इस नेगेटिव साइड के साथ कि जहाँ आपको लगता है आप उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस पॉजिटिव को भी ध्यान रखेंगे कि घर पे काम करने के अपने बड़े फ़ायदे हैं, तो आपको थोड़ी आसानी और लगेगी। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिस इज द गुड टॉक पॉडकास्ट लाइव, जहां पे मैं और चर्चिल बात करते हैं लाइफ के किसी एक टॉपिक के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम शेयर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी एडवाइस को यूज करके अपनी लाइफ को वैसा बना सकेंगे जैसा आप उसको जीना चाहते हैं। तो वी जस्ट वांट टू वेलकम एवरीवन हु हैज जस्ट जॉइंड अस। तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, कृष्णा मेहता जी जो मेरी मदर है फॉर दैट मैटर, और करुणा भट्ट जी जो मेरी मौसी है फॉर दैट मैटर, इनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। इसके अलावा सोनिया वेलकम, अभिरुचि वेलकम, प्रियंका वेलकम, गुड टू सी यू हियर। हमने आपको इंस्टाग्राम पे भी देखा है, सो रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। मोहित, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। अंशिता, थैंक यू फॉर कमिंग इन, एंड मयूरी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन एज वेल। सो इसके बाद हम अगर कोई यहाँ पे हमारे पास चैट पे क्वेश्चन आया तो हम वो पिक करते हैं, नहीं तो हमारे पास जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हमने क्वेश्चंस इनवाइट किए थे, हम उस बारे में कुछ बात करेंगे। अगर आप हमारे लिसनर्स के पास अभी कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हमारी लाइफ के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में, इन जनरल लाइफ के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। एंड हर्षवर्धन, यू आर ऑल्सो वेलकम। रचित, थैंक यू फॉर कमिंग इन। मैं सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ जैसे जैसे वो मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं आपको मिस कर दूँ तो मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। वी आर रियली हैप्पी कि आप यहाँ पर आए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो सागर, आई थिंक हमें इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पिक करने थी। डेफिनेटली, आई थिंक दिस विल बी अ गुड वन। अपूर्वा पांडे जी हमसे पूछना चाहती थी कि हाउ टू स्टे हैप्पी विद डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, जो आई थिंक बहुत ही लोगों की स्टोरी है कि पूरी लाइफ में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता रहता है, हम कुछ भी ट्राई करते हैं वो चलता नहीं है, लोग हमें डिसअपॉइंट करते रहते हैं। इस दौरान आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं? सागर, मुझे लगता है कि लाइफ की जर्नी में जब हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी हैप्पी इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हो रही होंगी, या उनको सिर्फ सक्सेस ही मिलती रही होगी। बट जब आप देखेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। सो ये आइडेंटिफाई करना कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स होते रहेंगे, एंड आपका अचीवमेंट या आपकी खुशी लाइफ की जर्नी से आनी चाहिए। इट इज़ नॉट द इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो आपकी हैप्पीनेस डिफाइन करते हैं, बट इट इज़ द होल जर्नी। तो आपको ढूंढना पड़ेगा स्मॉल जॉयज़ जो आपको उस जर्नी में मिलते हैं, सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको उसमें मिलती हैं। मुझे जिम कैरी की एक बात याद आ रही है। हमने अभी एक पॉडकास्ट का एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें हम जिम कैरी के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो इस मंडे को ही रिलीज़ होने वाला है। बट मुझे याद है कि उसमें आपने एक पॉइंट की थी बात, और वो ये थी कि जिम कैरी जो है, ही चूजेस टू लुक एट फेलियर्स इन अ पॉजिटिव लाइट।
तो ऐसा कहा बहुत जाता है कि फेलियर्स या डिसअपॉइंटमेंट जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस जो आपको लेनी पड़ती है कि हाँ हम फेल हुए हैं या हमें अच्छा नहीं लग रहा या ये जो हमारे साथ हुआ है वो अच्छा नहीं है, पर उसमें से अगर आप कोई लेसन निकाल सके अपने लिए तो आप कॉन्शियसली चूज कर रहे होते हो उसको पॉजिटिव लाइट में देखने का, एंड दैट माइट हेल्प यू टू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सागर, क्योंकि आपने नेक्स्ट एपिसोड की बात की, उसमें हमने एक और पर्सन को कवर किया था एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी लर्निंग दी थी। उन्होंने बोला था कि नेवर डू समथिंग फॉर मनी या अचीवमेंट, एंड आपको अगर कोई भी चीज़ करनी चाहिए तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको प्राउड होने की फीलिंग आए। मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके एक डिफरेंट वे में बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ करें और उससे आपको ग्रो करने की फीलिंग आती है या आपको उससे कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो आपके डिसअपॉइंट होने के चांसेस या आपको बुरा लगने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। भले ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप फर्स्ट नहीं आएंगे या सबसे ऊपर नहीं आएंगे या बहुत पैसा नहीं कमाएंगे, बट जब तक आप कुछ सीख रहे हैं आपके पास हमेशा कुछ लर्निंग है, कुछ अच्छा है आपके पास रखने के लिए। द कीवर्ड इज लर्निंग। अगर आप अपना पूरा फोकस लर्निंग पे निकाल सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। आपके साथ जैसे ही कभी ऐसा हो कि आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो फील द फीलिंग फुली, बट राइट अवे आप स्टार्ट कर सकते हैं उसमें से कुछ लेसन्स निकालना। अगर आप एक भी लेसन किसी चीज़ में निकाल सकते हैं, भले ही दैट लेसन इज कि यार ये हम फिर से कभी नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो रूल कंप्लीटली आपके लिए गलत हो, पर अगर वो रूल या वो लेसन आप उसमें से निकाल के आगे बढ़ सकते हैं तो इट विल हेल्प यू मूव ऑन एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट टू। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे लगता है कि हम सभी को ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस थोड़ी और ज़्यादा करनी चाहिए। हमें लगता है कि कुछ अच्छा होगा तो हम थैंकफुल होंगे, हम ग्रेटफुल होंगे, बट इट वर्क्स दी अदर वे राउंड। जब आप थैंकफुल होना चालू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा जॉयस हो गए हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली होता यह है कि जब हम पॉजिटिव्स नोटिस करने लग जाते हैं तो हमें ज़्यादा पॉजिटिव्स दिखने लग जाते हैं। लाइफ में हर मोमेंट पे अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को एज अ फेलियर बुरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा बुराइयाँ दिखेंगी। अगर आप किसी चीज़ को अच्छा देखेंगे या किसी चीज़ में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा वो दिखने लग जाएंगी। एंड आप नोटिस भी करेंगे सागर कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं। हम कई बार बात करते हैं कि ये तो हमेशा बुराई करते रहता है, इनके पास इतना कुछ है, स्टिल ही चूजेस टू फोकस ऑन बैड एंड नेगेटिव। एंड देन देर आर सर्टन पीपल जिनके पास बहुत कम होता है, जो बहुत कमी में जी रहे होते हैं, जिनकी लाइफ सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं, बट वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे एंड दे आर मोर हैप्पी। सो बेसिकली बीइंग ग्रेटफुल गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास जो भी है उससे आप ज़्यादा डिराइव कर सकें। आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग आर बॉर्न अ सर्टन वे। हम में से कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस फैमिली से आए हैं या किस सिचुएशंस में हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बॉर्न ही नेगेटिव होते हैं और हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। जो पर्सन बहुत नेगेटिव है वो चूज़ कर सकता है ओवर टाइम थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहना, और आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट हायर देन यू आर यूजली। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव होते हैं, जैसे मैं हुआ करता था किसी टाइम पे, उनके साथ भी लाइफ अलग अलग तरह के मजाक करती रहती है, उनके साथ भी अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो कई बार जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं उनको थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो लाइफ को थोड़ा रियलिस्टिकली देख सके और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्लान कर सके, वाई स्टिल स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव एट ऑल, इट इज़ सिंपली अबाउट कि आप जिस भी तरह से फील करते हैं क्या वो आपको सर्व कर रहा है बेटर। अगर नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सागर, मुझे एक और चीज़ याद है, डेरिक सीवर्स का एक कोट था एंड बेसिकली व्हाट ही सेज कि इट डज नॉट मैटर कि आपके हाथ में कार्ड्स क्या डेल्ट हुए हैं, इट इज़ कि आप उन्हें प्ले कैसे कर सकते हैं। सो हो सकता है लाइफ आप पे बहुत चैलेंजेस थ्रो कर रही हो, आपकी लाइफ करंटली बहुत डिफिकल्ट हो और बहुत नेगेटिव हो और काफ़ी सेटबैक्स या फेलियर्स आ रहे हैं। आप उनमें से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप उन्हें कैसे परसीव करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से उन पर एक्ट करते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है और ये फ्रीडम आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आप उस फ्रीडम को एक्सरसाइज करेंगे और उसे पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। आई होप कि आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ को शेप करने में उस तरह से जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी जर्नी में डिसअपॉइंटमेंट दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा आता हो सकता है कि किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके एज लॉन्ग एज आप आगे बढ़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप अपनी लाइफ को थोड़ा भी कंट्रोल में लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। यहाँ पे मैं कुछ और लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। सरिता जोशी जी, थैंक यू, वेलकम। रचित, वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इट इज़ रियली गुड टू सी यू हियर। मयूरी, आप भी थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट लिसनर। आप अपने फीडबैक हमें रेगुलरली देते रहते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट।
Let's see if we can pick us a question here, right? Yeah. Dun, 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 dun. I think क्योंकि हम disappointment की बात कर रहे थे, what do you think about this question here? Can you read it out for me? Yeah, we can take this one. Right. So जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो रचित ने हमको पूछा है, एंड ही सेज कि क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, एंड इसलिए हमारी लाइफ में शायद डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर होते ही नहीं होंगे. एंड व्हाट आर सम डिसअपॉइंटमेंट्स वी हैव फेस पर्सनली? I have two to show right here. So basically ये सोचना कि कोई भी इंसान जो चीज़ें बता रहा है उसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, ये काफ़ी गलत होता है. बट इट इज़ जस्ट दैट कि वी हैव मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि हम जो भी सेटबैक्स आएंगे या जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. एंड उसी जर्नी या उसी प्रोसेस का पार्ट था जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम लोगों से वो चीज़ें शेयर करेंगे. पर्सनली आई हैव लर्नड इन माई लाइफ कि जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाते हैं आप पर्सनली लाइफ में ग्रो कर पाते हैं. अगर मैंने कोई चीज़ पॉडकास्ट पे बोल दी है तो चांसेस कि मैं उस पर उसका उल्टा करूँगा काफ़ी कम हो जाते हैं. मेरा पर्सनल एथिक या मेरा पर्सनल वर्क सेंस मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं कोई चीज़ पॉडकास्ट पे बोल दूँ और उसके अगेंस्ट वर्क कर पाऊँ. सो दैट इज़ वन वे आई यूज़ द पावर ऑफ दिस पॉडकास्ट कि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूँ. एंड हम सभी गलतियाँ करते हैं. जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था तो हमने भी अपना फिटनेस रिजीम छोड़ दिया था, हम सभी स्नैक्स खाने लग गए थे. बट जब भी हमें रियलाइज़ होता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, सो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम पहले उस पर खुद इम्प्रूव करें एंड देन लोगों से शेयर करें ताकि वो सेम चीज़ हमारे लिए सीमेंट हो सके. तो अगर आप भी इस जर्नी में स्ट्रगल करते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ एरिया से स्ट्रगल कर रहे हैं, सो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप किसी एरिया में स्ट्रगल करते हैं तो आप दूसरों की हेल्प करें उस एरिया में इम्प्रूव होने में. एंड आप पर्सनली नोटिस करेंगे कि आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई उस पर बेटर करने के लिए. आई थिंक स्पेसिफिक फेलियर शेयर करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ता है. बट हम दोनों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, हमारे भी ब्रेकअप्स हुए हैं, हमारे भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई हैं, हमारे वर्क में प्रॉब्लम्स आई है, हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई हैं. ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो प्रॉब्लम से अछूता है. बट द होल पॉइंट हियर इज कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो जो भी आपका फेलियर होता है उससे आप कुछ लेसन निकालते हो. ऑफ कोर्स अभी हमारे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि हम हमारी लाइफ में वो लेसन्स निकाल चुके हैं एंड वी ट्राई कि हम आपसे वो शेयर कर सकें. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी स्टार्ट नहीं कर सकते. वेर एवर यू आर, जो भी फेलियर आप करंटली देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें से एक लेसन निकाल के आप उससे आगे बढ़ सके एंड दैट विल ब्रिंग सम क्लोजर और आप लाइफ में वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो. एक और चीज़ सागर ये भी होती है, आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और जितना जितना आप अचीव करते जाते हैं, अब आपके फेलियर्स या आपकी सेटबैक्स या चैलेंजेस उतने बड़े होते जाते हैं. सो अब हो सकता है आप सेम लेवल ऑफ ग्राउंड रूट फेलियर्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, बट अब आपके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं और वो उतने ही डिफिकल्ट होते जाते हैं विद एवरी स्टेज. इट इज़ बेसिकली लाइक अ वीडियो गेम. आप खेल रहे हैं तो पहली स्टेज काफ़ी आसान होती है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेज में ज़्यादा बड़े विलन्स आने लग जाते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेज में और बड़े चैलेंजेस और बड़े विलन्स आने लग जाते हैं. सो आपको करंटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लग सकता है कि आपके करंट चैलेंजेस हमारे चैलेंजेस नहीं है, बट वी फेस डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस. हमारे लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम एज चैलेंजेस परसीव करते हैं एंड वी ट्राई टू ओवरकम देम. तो सबके लिए अपनी लाइफ में उनके उनके यूनिक चैलेंजेस हैं और वो सब उन्हीं से स्ट्रगल कर रहे हैं. आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं और उन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो डिफाइन करता है कि आप कितने आगे स्टेजेस तक जाएंगे. एंड आई वुड लव टू इन्वाइट यू कि आप हमारा पॉडकास्ट सुनते रहें और अगले साल भी इसको सुने. एंड इस साल हमारे साथ जो जो ड्रामा होगा आई एम प्रिटी श्योर किसी ना किसी एपिसोड में वो आपको सुनने को ज़रूर मिल जाएगा. डेफिनेटली अगर कोई भी लिसनर हमारे प्रीवियस एपिसोड सुनता हुआ है तो उसे पता है कि हमने कितनी कितनी चीज़ों में कहाँ कहाँ स्ट्रगल किया है, कितनी गलतियाँ करी हैं और किन किन जर्नियों से होते हुए हम यहाँ पे आए हैं. सो आई जस्ट वांट से हेलो टू मोर पीपल जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है. दीपिका हाय, जैकी हेलो, गुड टू सी यू. एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें ज्वाइन करें. डोंट फॉरगेट आप अपने टाइमलाइन पे भी ये लाइव शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए सिर्फ शेयर का बटन क्लिक कीजिए एंड दूसरे लोग भी इसको ज्वाइन कर पाएंगे, होपफुली अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ पाएंगे एंड वी वुड लव टू शेयर हमने जो लाइफ में सीखा है जैसा कि हम पॉडकास्ट पे करते हैं. अगेन अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में या जनरली इन लाइफ के बारे में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड विल ट्राई टू आंसर देम. और अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑन आवर वेबसाइट. हमारी वेबसाइट पे जाइए thegoodtalk.in. हर मंडे हमारा एक नया एपिसोड रिलीज होता है और हम लाइफ के बारे में उसमें कुछ बात करते हैं अपनी टिप्स और एडवाइस के साथ. तो आप अपने
हमारी साइट पे जाइए thegoodtalk.in और यू कैन सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट फ्रॉम द साइट, या आप हमारी वेबसाइट पर भी उनको सुन सकते हैं. लेट्स गो इनटू द कमेंट्स एंड सी कि अगर हमें कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं आज के लिए. We have one from Sameer, I guess. Yes. आई थिंक ये रिलेटेड ही है. आई थिंक हम आंसर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक के साथ. या सो समीर हमसे पूछना चाहते हैं, हैव ईदर ऑफ यू हैव बीन डिप्रेस्ड और फेल्ट एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट सर्टेन इशू, और उससे आपने कैसे डील किया. मुझे जब भी डिप्रेशन वर्ड याद आता है तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, और वो है जब मैं बॉम्बे से वापस शिफ्ट होकर भोपाल आया था. जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताऊं कि मैं पहले अहमदाबाद में रहा करता था, एंड चर्चिल गॉट अ जॉब इन बॉम्बे, एंड उनके साथ रहने के लिए, वहाँ पे एंजॉय करने के लिए मैं वहाँ पे मूव हुआ था, एंड वी स्पेंट अ रियली ग्रेट टाइम देयर. एंड जैसा कि आपके साथ होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं तो कोई ना कोई आपको आके नीचे टंगड़ी अड़ा देता है. इस केस में कभी कभी मैं कहता हूँ कि बॉम्बे की वजह से ये हुआ, कभी कभी मैं कहता हूँ कि हमारी चॉइसेस की वजह से हुआ, पर समहाउ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो शहर हमको छोड़ के आना पड़ा वापस भोपाल. एंड एट दैट टाइम दैट वाज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट देन एनी ब्रेकअप आई हैव एवर हैड जो मेरे साथ हो सकता था. तो दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थिंग जहाँ पे मुझे बहुत डिप्रेस्ड लगा करता था. मैं बहुत देर तक, बहुत टाइम तक सिर्फ फ्रेंड्स के एपिसोड देखता था अच्छा फील करने के लिए, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. हाउ डिड वी कम आउट ऑफ इट? टाइम. आई थिंक टाइम वॉज द बेस्ट हीलर. एंड ऑल्सो काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड थी. मुझे याद है कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, मेरी काफ़ी हाई पेइंग जॉब थी, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग आउट, और हमें काम नहीं मिल रहा था. हमने कंपनी तो स्टार्ट कर ली थी, बट वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिस पे हम वर्क कर सकते थे. हमारी इनकम काफ़ी लो थी. सो सडनली जहाँ पे मुंबई में दोनों जन काफ़ी अर्न कर रहे थे से हम दोनों के पास काफ़ी कम पैसा हो गया था. मेरे पास कोई जवाब नहीं था घर वालों को देने के लिए कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी है. इट वॉज जस्ट सागर ने बोला था, हम दोनों को भरोसा था कि कुछ अच्छा निकलेगा, और हमने छोड़ दी थी. सो वो एक साल बड़ा ट्रॉमेटिक था, जहाँ पे हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था. मुंबई की अच्छी पार्टी लाइफ को छोड़ छाड़ के हम भोपाल आ गए थे, जहाँ पे ना कोई लाइफ थी ना कोई पार्टी थी. सो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था. एंड आई थिंक हम सभी लाइफ को बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं. हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट या ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी पूरी लाइफ डिफाइन कर देगी. मुझे याद है शायद टोनी रॉबिन्स का एक कोट था कि पेन बेसिकली इज़ जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में ले आते हैं. अगर आप किसी एक ही एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे तो वो आपके पेन का कारण बन जाएगा. एंड उस टाइम पे हमें यही लग रहा था कि मुंबई से आना, हमने उस पर इतना ज़्यादा फोकस्ड थे कि हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ पूरी बुरी है. बट जब आप जैसे आप जूम आउट करते हैं, आप थोड़ा लाइफ को बिगर पिक्चर में देखते हैं, टाइम वाइज हो सकता है या एरिया वाइज हो सकता है. आप हो सकता है इस साल आपका बहुत बुरा है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि 2020 बहुत बुरा है लोगों के लिए. जब आप उसी एरिया को जूम आउट कर देंगे तो आज से 5 साल बाद सिचुएशंस बहुत अच्छी होंगी, बहुत डिफरेंट होंगी. आप काफ़ी डिफरेंट इंसान होंगे, आपके पास काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होंगी. तो एक तरीका इस डिप्रेशन या नेगेटिविटी की स्टेट को ब्रेक करने का मुझे जो लगता है वो ये है कि आप अपने होराइजन को थोड़ा जूम आउट कर लीजिए. अगर आपको कभी लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप पास्ट में जाने की कोशिश कीजिए. जब हमारा कभी ब्रेकअप होता है, और जब पहला ब्रेकअप होता है, तो हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और हमें लगता है अब हम कभी हैप्पी नहीं हो पाएंगे. एंड उस वक्त हमें कोई भी चीज़, कोई भी फ्रेंड्स के सजेशन, कोई भी अच्छी चीज़ें, कुछ भी खाना, पार्टी करना खुशी नहीं दे पाता है. प्रॉबेबली तब आप ये सोच सकते हैं कि बचपन में कोई दोस्त जिससे आप बिछड़े थे और आपको लगा था कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं बचा है, बट अब आप उसको याद भी नहीं करते. या आज की स्टेज पे अगर आप अपना फर्स्ट ब्रेकअप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय आपको लगा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट ऐसा हुआ नहीं. Right. मैं कल ही एक शायरी सुन रहा था, वो ये था कि कितनी झूठी हैं मोहब्बत की कस्में, तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा. सो बेसिकली फर्स्ट ब्रेकअप के साथ यही होता है, या फर्स्ट हार्ट ब्रेक के साथ हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई. या जब फर्स्ट फेलियर आता है तो हमें लगता है कि अब हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है. जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आप नोटिस करेंगे कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आपको बेटर चीज़ें मिलती हैं, आपको नई चीज़ें मिलती हैं, और आप आगे बढ़ जाते हैं. एक चीज़ जो मैंने भी ओवर टाइम ही रियलाइज़ की है इस बारे में, वो है कि लाइफ में किक ज़रूरी होती है, और ये किक दो तरह से होती है. एक तो किक ऐसी जो आपको, जैसे हमें पड़ी कि बॉम्बे ने लात मारी और भोपाल में आके अटके, तो लाइफ में एक नेगेटिव किक ज़रूरी होती है ताकि आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आए.
एट द सेम टाइम जब उसके आगे आप लाइफ बिल्ड कर रहे हैं तो उस लाइफ में किक होनी चाहिए, विच मीन्स कि जो भी आप कर रहे हो वो आपको एक्साइट करना चाहिए। भले ही वो आपका काम हो, वो आपका जॉब हो, वो आपका कुछ भी काम हो जो आप कर रहे हो, वो आपको लाइफ में एक्साइटमेंट लाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके काम से प्यार होगा, पर आप उसको करते इस तरह से कि ऐसा लगता है लोगों को कि आप उस काम से प्यार करते हैं। एंड जब आप ये करते हो तो नो मैटर आप कितने नेगेटिव हो, यू आर एबल टू गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ। और अगर आप लाइफ में डायरेक्शन ले सकते हो देन आप किसी भी नेगेटिव गड्ढे से बाहर निकल के किसी भी पॉजिटिव वाले पहाड़ पर चढ़ सकते हो। आई थिंक होप रखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अच्छी चीज़ें आएंगी। एक और पर्टिकुलर चीज़ें ये हो सकती हैं कि आप अपनी ड्रीम्स विश लिस्ट को हमेशा बनाए रखें। जब भी मुझे पर्सनली काफ़ी नेगेटिव लगता है, मैं हमेशा अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरफ जाता हूँ, उसे रीड करता हूँ। मैं लाइफ में देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था, और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ड्रीम्स और विश लिस्ट को और बड़ा बनाऊँ। जितना ज़्यादा मैं नेगेटिव हूँ उतने ज़्यादा सपने मैं लिखता हूँ, और वो सपने आपको वापस उड़ने की जान देते हैं, आपको मोटिवेशन से भरते हैं कि चलो कुछ करते हैं क्योंकि इन्हें अचीव करना है। सो अगर आप नेगेटिविटी से सफ़र करें, प्रॉबेबली ज़्यादा फोकस करिए उन चीज़ों पे जिनमें आपको मज़ा आता है, जिनको आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जहाँ उन प्लेसेस पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उनके बारे में रिसर्च करें, और वो आपको होप देंगी लाइफ में आगे बढ़ने की, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की। उम्मीद रहनी चाहिए बेसिकली यस। हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू वेलकम एवरीवन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं और चर्चिल वी आर लाइव ऑन फेसबुक विद द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम लाइफ के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर शेयर कर रहे हैं, इस होप के साथ कि आप भी इसको यूज करके अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, जो आदित्य पस्तारिया जी ने पूछा है। एंड ही आस्क्ड विच इज बेटर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और डेटिंग? ओके, आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस काफ़ी डिफरेंट रहते हैं इस बारे में। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। प्रॉबेबली अगर कोई फीमेल है तो वो सर्टेनिटी के चाह में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ मूव करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे है जो किसी चीज़ को लेजिटिमेसी देती है या किसी चीज़ पे आपको विश्वास करने का कारण देती है, और वो उसके लिए उन्होंने मैरिज का वो किया है। बट आइदर विच वेज मुझे लगता है कनेक्शन या फीलिंग होना बड़ा ज़रूरी है। आप उसको डेटिंग का नाम दे सकते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि हम फ्रेंड्स हैं, एंड अब फ्रेंड्स होने के बाद भी देयर इज़ नो रिटर्न एग्रीमेंट हमारे बीच में, बट हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम उसे जीते हैं। तो वो फीलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। सबसे बेसिक चीज़ जो मुझे लगती है किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ देती है वो फीलिंग है, आप कितना कमिटेड है उस चीज़ को चलाए रखने के लिए। मैरिज का इंस्टीट्यूशन अलग पर्पज़ सॉल्व करता है, वो उसमें थोड़ी सी सोसाइटी से एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सामने वाला वहाँ पे रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ आपको डरा देती हैं, तो उस केस में काफ़ी हेल्प करता है। मेरा एक्सपीरियंस इसमें कुछ इस तरह का रहा है कि देयर वाज अ टाइम जब मैं मैरिज के तो कम्प्लीटली अगेंस्ट था। आई स्पेंट ऑल ऑफ माई 20s सेइंग कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा या मैं करना नहीं चाहता। इसका क्या मतलब है, जो बेसिक लॉजिक लड़के लोग स्पेशली दिया करते हैं, एंड मेरे को लगता था कि शादी का कोई मतलब नहीं है। देन देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई एक्चुअली फ्लिप्ड कम्प्लीटली, और मुझे लगता था कि शादी बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड इसका रीज़न मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको। लाइफ में हर वक्त पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। आप लाइफ में किस पॉइंट पर हैं, नॉट सेइंग एन एज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नंबर, बट आप मेंटली इमोशनली किस पॉइंट पर है अपनी लाइफ में, आपको लाइफ में अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी। हो सकता है आप एक ऐसे टाइम पर है जब आपको करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली फैमिली लाइफ आपकी उतनी अफेक्ट होगी। तो उस टाइम अगर आप एक फैमिली स्टार्ट भी करोगे तो भी आप उसको वैसा ध्यान दे ही नहीं पाओगे जो आपको एक फैमिली को देना चाहिए। देन यू माइट बी एट अ पॉइंट जहाँ पे आप कंपेनियनशिप ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन हो हु यू कैन कॉल योर ओन, जैसा कि रोमांटिक मूवीज में कहते हैं। एंड अगर आप उस पॉइंट पे हो तो देन अ मैरिज मेक्स मोर सेंस, स्पेशली हमारे कल्चर में। अल्टीमेटली ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर कि हम डेटिंग के बारे में कुछ अच्छा बुरा कहें या मैरिज के बारे में कुछ अच्छा बुरा कहें, अगर आप जो कर रहे हैं उसका रीज़न आपको मालूम है तो नथिंग रियली एल्स मैटर्स। सागर, मुझे एक और चीज़ लगती है उसमें कि मैरिज की इंपॉर्टेंस इस चीज़ में भी आ जाती है कि कहीं ना कहीं जो सर्टेनिटी आप ढूंढ रहे होते हैं, इनिशियली वो हो सकता है फीमेल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो कि एक फ़ीमेल को लगता हो कि मेरे पास सर्टेनिटी रहे, पर जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं यू डोंट हैव अ सर्टेनिटी कि आपके फ्रेंड्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो यू ट्राई एंड गेट दैट सर्टेनिटी विद द पार्टनर यू हैव, एंड वो सिर्फ मैरिज से ही हो पाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है वो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहे, एंड हम उसी पे होप करते हैं कि वो हमेशा रहेगा, बट कहीं ना कहीं कभी कभी कोई तरह की बंदिशें उस चीज़ को अच्छा बना देती हैं। कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब एक छोटा सा पेड़ उगता है
तो उसके आसपास मेड़ लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी आके उसकी पत्तियाँ ना खा जाए, या फिर कोई सांड आके उस पेड़ को कुचल ना जाए, या बच्चे आके उसे तोड़ ना दे। जैसे वो ग्रो हो जाता है, रूप काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसके आसपास कोई मेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनिशियली कई बार एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए मैरिज काफ़ी हेल्प भी करती है। हम एज ह्यूमंस काफ़ी ईगो से भरे रहते हैं, तो जब आप किसी मैरिज टाइप के एसोसिएशन में बाउंडेड नहीं होते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि डाइवोर्सेज नहीं हो सकते, बट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आपको रीज़न देता है साथ में वर्क करने का। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, तो अगर आप डेट कर रहे हैं तो चांसेस कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे एक्ट करके एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, क्योंकि कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं है, Right. काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट अगर कोई मेड है मैरिज के फॉर्म में, तो चांसेस कि आप उसे चलाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, एंड फ्यूचर में आपको बेटर पार्टनर्स मिलेंगे, आप दोनों बेटर बन पाएंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बढ़ जाते हैं। मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। पहला, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि लाइफ में आपको जो भी करना है वो आप तभी कर पाओगे जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जब आप घर पर आते हो, अगर आपके घर पे सपोर्ट है, अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ के चॉइसेस में, तो यू विल नोटिस कि आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक पार्टनर है, वेदर यू आर मैरिड टू देम और नॉट, अगर वो पार्टनर आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो उससे आपको एक हिम्मत मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है एक पतंग होने में जो कहीं भी आसमान में उड़ती रहती है, पर सबसे दूर वही पतंग जाती है जो एक जगह बंधी होती है और उसको कोई दूर तक जाने की परमिशन देता है। तो अगर आपको लाइफ में बहुत ऊपर जाना है तो फाउंडेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो भी हमारी रिलेशनशिप्स होती है वो सबसे बड़ा फाउंडेशन होती है जो हमको हेल्प कर सकती है। इसमें एक चीज़ में जो लास्ट ऐड करना चाहता था, रिबेल होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंप्लीटली रिबेल कर रहे हैं मैरिज के खिलाफ, दैट्स कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं अगर आप कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करना चाहते। पर अगर आप सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को रिबेल कर रहे हैं या इसलिए नो बोल रहे हैं क्योंकि लोग आपको वो करने को कह रहे हैं, तो आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, लोग आपके लिए वो चॉइस कर दे रहे हैं जो जिससे आप वैसे भी बचना चाहते थे। तो एज लॉन्ग एज यू श्योर कि यू आर मेकिंग द चॉइस, डज नॉट मैटर आप डेट करते हो, मैरिज करते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करते हो। बेसिकली आपका डिसीजन होना चाहिए, एंड फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको ही भुगतने हैं। मैरिज के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, डेटिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आपको चूज करना है आपके लिए बेटर क्या वर्क करता है और आपकी लाइफ पाथ में वो कैसे फिट होता है। So hope that answers your question, Aditya. Yeah. Thank you for that question. Very different from जो बातें हम अभी तक कर रहे थे उससे। डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट, एंड इट मेड अस थिंक। कभी आप नॉर्मली Exactly. सोचते नहीं, क्योंकि और पर्सनली अपने लिए तो कारण भी नहीं बनता है क्योंकि हमारी शादी हो गई, तो वी डोंट हैव अ चॉइस आल्सो, सो वी डू नॉट पे कुछ भी कहना खतरनाक हो सकता है। सो वी डू नॉट गिव प्रॉपर उस क्वेश्चन पे थॉट, बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जस्ट वांट टू वेलकम मोर पीपल जिन्होंने ज्वाइन किया है। मधुमिता, थैंक यू फॉर कमिंग। अनुपम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम। करण, निशा, हाय, ग्रेट टू सी यू हियर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं। मेक श्योर कि आप शेयर का बटन क्लिक करके इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर करें ताकि और भी लोग हमें ज्वाइन कर पाए और बात कर पाए हमारे साथ लाइफ के बारे में, लाइफ को कैसे जिए उसके बारे में। सो सागर, लेट्स पिक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स पिक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग रहेगा। व्हाट डू यू थिंक चर्चिल? हाय गाइस, ओके, लेट्स टेक इट। अनुपम हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जा सकते हैं और वापस से 18 साल के हो सकते तो आप खुद को क्या एडवाइस देते हैं? बट मैं 16 का ही हूँ ऑलरेडी। ओके, सो बेसिकली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ चेंजिंग थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि अगर मैं पास्ट चेंज करने की आप कोशिश करते हैं तो आपका करंट चेंज हो जाता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई करंट लाइफ। सो आई यूजुअली डोंट थिंक अबाउट इट, बट एक सर्टन एडवाइस जो मुझे लगता है कभी मेरे पास अगर पहले होती तो शायद थोड़ा अच्छा होता, वो ये थी कि दिस शैल ऑल्सो पास। लाइफ में काफ़ी बार नेगेटिव चीज़ें होती हैं एंड आपको काफ़ी बुरा लगता है, आप काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, तो ये लर्निंग अंडरस्टैंडिंग कि दिस शैल ऑल्सो पास एंड सब ठीक हो जाएगा, उस स्टेज पे बड़ा हेल्प करती है 18 ईयर्स की एज में। आई थिंक 18 ईयर्स की एज में एक दिक्कत ये होती है कि एडवाइस आपको कितनी भी अच्छी मिले, आप वो सुनने के मूड में ही नहीं रहते हो। भले ही वो आपके पेरेंट्स आपको दें, आपका कोई कोच आपको दे, आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके दोस्त आपको दे या फिर टीचर्स आपको दे, डज नॉट मैटर कितनी अच्छी एडवाइस है। आई एम प्रिटी श्योर हम सबके पास एक लिस्ट होगी, इफ़ वी आर पास द एज ऑफ 20, 25 वॉट एवर, तो हम सबके पास एक लिस्ट होगी, यार ये बड़ी अच्छी एडवाइस मिली थी, काश हम इसे फॉलो कर लेते। उस टाइप की एक एडवाइस जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, अगर कोई चीज़ आपको करना पसंद है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारा समय डाल देते हैं और आपको पता ही नहीं पड़ता कि समय कहाँ गया, किसी को आपको उठाना पड़ता है उस चीज़ में से कि आप खाना खा लें, तो उस चीज़ पे टिके रहिए।
उस चीज़ पर टिके रहिए से मेरा मतलब है कि कीप डूइंग इट एंड डूइंग इट एंड डूइंग इट, ये बिना सोचे कि उससे लाइफ में क्या मिलेगा, उससे आप कैसे कमा पाएंगे एंड सो ऑन। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि कॉलेजेस स्टडीज़, पोस्ट ग्रेड स्टडीज़, जॉब्स एंड सो ऑन, जो आपको करते रहना है। पर अगर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बिना सोचे करते रह सकते हैं, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके लाइफ में जब स्ट्रेस आती है तो दिस बिकम्स योर मेडिटेशन। आप हमेशा इस चीज़ पर वापस जा पाओगे नॉर्मल फील करने के लिए। मुझे याद है कि एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक बुक है ईट प्रे लव, तो उस राइटर ने एक इंटरव्यू दिया था टिम फेरिस के पॉडकास्ट में, और वो उन्होंने चर्चिल ने ही मुझसे शेयर किया था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि उनकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर एक चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वो था राइटिंग, क्योंकि उनको उससे हमेशा अच्छा ही लगता था, भले ही उसके लिए उनको पैसे मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे एंड सो ऑन। एंड जब भी लाइफ में आप स्ट्रेस में लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो, नए नए स्ट्रेस ऐड होते जाते हैं, तो यू ट्राई टू बिल्ड अ मेडिटेशन हैबिट। आप कोशिश करते हो कि आप मेडिटेट करना शुरू कर दो, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, वर्कआउट करना शुरू कर दो, जो कि हमने भी किया है। एंड यू विल नोटिस कि उसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट के आगे आप कुछ नया कर ही नहीं सकते, राइट। बट अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना पसंद करते हैं, तो उसको अगर आप करते रहेंगे उस पॉइंट तक, तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान जिस पे आप कूद सकते हैं शांत फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। सो बेसिकली आपके पास स्ट्रेस बस्टर ऑलरेडी है। अगर आप उस स्ट्रेस बस्टर को आज तक मेंटेन करते हुए चल रहे थे, तो आपके पास अभी कोई ज़रूरत नहीं थी कि कुछ नया फाइंड करें कि मेडिटेशन यूज़ करना पड़े या हमें काम ऐप यूज़ करना पड़े। यू ऑलरेडी हैड दैट पर्टिकुलर थिंग। इस क्वेश्चन में मुझे एक और चीज़ लगती है जो हमें आज ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम पास्ट में जाके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या बदल सकते हैं, तो हमें एक बार फ्यूचर में जाके देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर सेल्फ क्या सोच रहा होगा इस एज के बारे में। एंड दैट मेक्स फॉर अ मोर रेलिवेंट क्वेश्चन। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आप आज क्या गलत नहीं कर सकते हैं, या आप आज क्या सही कर सकते हैं और क्या सही थिंकिंग लेके आ सकते हैं जो आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताता कि ये गलत नहीं करते या ये डिसीजन नहीं लेते या इस तरीके से सोचते तो ज़्यादा बेटर होता, तो दैट मेक्स फॉर अ मोर रेलिवेंट क्वेश्चन कि 50 ईयर्स पे जाके 50 ईयर वाला सेल्फ आपको क्या एडवाइस देगा। तो दैट मेक्स फॉर अ मोर क्वेश्चन जो ज़्यादा एक्शनेबल है और ज़्यादा रेलिवेंट है और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ी इमेजिनेशन लगेगी इसमें, डेफिनेटली हम फ्यूचर देख नहीं सकते, हमें नहीं पता कि हम जब 40, 50, 60, 80 के होंगे तब हमें लाइफ से क्या चाहिए होगा। बट कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमें लाइफ में अभी किस चीज़ से तकलीफ है, और अगर हम इसको किसी तरह से फिक्स कर सके, उस एरिया में कुछ अच्छा कर सके, तो हमें इमीडिएटली अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया, डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, और धीरे धीरे आप उसमें बेटर होते जाएंगे। सागर, मुझे इसमें एक और चीज़ ये लगती है कि हमें लगता है कि हम एडवाइस दे नहीं पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे कि क्या गलत करेंगे, बट आप नोटिस करेंगे कि हम सबके अंदर एडवाइस देने की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम दूसरों को पॉइंट करके बड़े आराम से और बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को करंट सेल्फ से डिस्टेंस करके एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट कर पाएंगे कि करंटली मैं ये गलत कर रहा हूँ। आपको बस थोड़ा सा डिस्टेंट करने की ज़रूरत है, एक्चुअली फील करने की ज़रूरत है कि आप 10 साल आगे निकल गए हैं और आप लुक बैक कर रहे हैं, और आप काफ़ी अच्छे लेसन्स और काफ़ी अच्छी इंसाइट्स अपने लिए लेके आ पाएंगे। दैट्स अ गुड टिप चर्चिल। और इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप अपने आप को एक लेटर लिखें फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका 10 साल बाद वाला सेल्फ आपको एक लेटर लिख रहा है, उसमें आपकी तारीफ भी करेगा, आपकी बुराई भी करेगा, और आपको कुछ एडवाइस भी देगा। एंड व्हेन आई से कि आपको लिखना है, तो आपको बैठ के माइंड में नहीं सोचना है, आपको मोबाइल में टाइप नहीं करना है, लैपटॉप में नहीं टाइप करना है, आपको पेन उठा के एक्चुअली लिखना है। और इसका रीज़न ये है कि जब माइंड में आप कोई चीज़ सोचते हैं तो वो टॉप थॉट पे आके अटक जाती है, और उससे आगे आप बढ़ नहीं पाते। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप स्लो डाउन करते हैं, एक लीडिंग थॉट के अलावा आपको और बहुत सारी बातें याद आती है। और जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी एडवाइस ज़रूर होगी अपने फ्यूचर सेल्फ से, अपने करंट सेल्फ के बारे में। जैसे ही वो एडवाइस आपको मिले, सिंपली स्टार्ट फॉलोइंग इट, एंड आई कैन गारंटी यू कि इवन 2, 3, 5 years later you will be really happy with yourself. So let's pick next question. Sure. Yeah. Why don't you choose one? Yeah, I have already chosen. This one? Yeah. So अंशिता हमसे पूछना चाहती है, how to pause and appreciate things around rather than just rushing through with so much happening around work, family and kids. I think question में ही उसका आंसर है you have to take a pause. But basically अगर आप बहुत struggle कर रहे हैं with so much going in life, I think सिर्फ 5 मिनट निकालना भी काफ़ी रहता है। एंड अगर आप एक डेली रिचुअल बनाए कि मैं सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट निकालूंगा,
या 5 मिनट निकालूंगी और उस पर बैठ के जस्ट आई विल बी विथ माई सेल्फ. मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि दिन में क्या चल रहा है, मैंने क्या अच्छा हुआ, उन सबको आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी प्रेजेंट में आ जाएंगे. पर्सनली मैं एक चीज़ जो करता हूँ एवरी मॉर्निंग इज़ आई राइट 20 थिंग्स जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ हर सुबह. मेरी सुबह उसी से स्टार्ट होती है कि मैं 20 ऐसी चीज़ें लिखता हूँ जो अच्छी हुई हैं. वो पहले हो सकती हैं, पिछले दिन में हो सकती हैं, किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला हो. सो आई मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एवरी मॉर्निंग एंड वो मुझे प्रेजेंट होने का बड़ा मौका देता है. जब आप बच्चों के साथ, वर्क के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका भटक जाना काफ़ी आसान हो जाता है. आपका माइंड इधर भगता है उधर भगता है. तो ये पॉज देने का काम करता है. जैसे ही आप अपनी अच्छी चीज़ें लिखना चालू करते हैं, आप मोमेंट में आ जाते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, कितनी अच्छी चीज़ें हुई थी मुझे इस पॉइंट तक लेके आने के लिए, एंड दैट ब्रिंग्स यू बैक टू द प्रेजेंट. एक क्वेश्चन आपको इसमें हो सकता है कि हाँ ये तो मुझे भी मालूम है, पर ये मैं करूँ कब, जब मैं इतना बिजी हूँ या बिजी हूँ अपनी लाइफ में और इतनी सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं, तो व्हेन कैन आई एक्चुअली डू इट. तो ये पीसफुल मोमेंट्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे या खुद निकालने पड़ेंगे. मे बी इट मीन्स कि आप रात में थोड़ा सा और लेट सोते हैं, सब लोग जब सो जाते हैं उसके बाद. मे बी इट मीन्स कि अगर आप तब बहुत थके हो तो सुबह आप 15 मिनट पहले उठते हैं या आधे घंटे पहले उठते हैं और तब ये काम करते हैं. मे बी इट मीन्स कि दोपहर में जब आपके पास थोड़ा समय निकलता है, आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं सिर्फ अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए. मैं ये चीज़ बहुत करता हूँ, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है एंड मैं अपने लिए बहुत ही गंदी और बहुत ही वाहियात चाय बनाता हूँ. बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं नीचे जाऊँ, स्क्रीन से दूर रहूँ और किचन में खड़े होकर अपने लिए चाय बनाऊँ. ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि लाइफ में जब हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक और पर्सन एग्जिस्ट करता है एंड दैट पर्सन इज अस. हम अपने लिए कुछ भी करना भूल जाते हैं. जब हम खाना बना रहे हैं तो वो सबके लिए बनता है, चाय बना रहे हैं वो सबके लिए बनती है. इनफैक्ट अगर हम टीवी भी देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम सबके साथ मिल बैठ के देखते हैं. तो हर चीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिकली जॉइंट होने लगती है. अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं तो यू आर पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, और जैसे ही वो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी करेंगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस उतना बेटर हो पाएगा. आपको लाइफ में टाइम मिलने लगेगा अपने आसपास की चीज़ें अप्रिशिएट करने का. डेफिनेटली. सो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश कीजिए जो आप अपने लिए करते हैं, और उसमें भले ही 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, आपको वो प्रेजेंट में होने की फीलिंग ज़्यादा देगा. कई बार आप 2 मिनट एक्स्ट्रा शावर लेके भी वो फीलिंग ले सकते हैं कि रेगुलरली अगर आप 5 से 10 मिनट में शावर लेते हैं तो आप उसे 12 मिनट कर लीजिए, एंड आप नोटिस करेंगे ये 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जब सिर्फ आप अपने लिए खुश हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रेजेंट में होने की वो फीलिंग देता है. वी होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. और आप ट्राई करेंगे अपने लिए टाइम निकालने का. अपने लिए टाइम निकालना, आई थिंक हम दोनों ही इस चीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो मुश्किल होता है हर दिन करना. आई थिंक सागर, जब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो आप अपने कोर को छोड़ने लग जाते हैं. पर्सनली जब मेरा भी बेबी हुआ था तो मैंने वो चीज़ करना चालू की थी कि मैंने अपनी रीडिंग की हैबिट कम कर दी थी, मैं पॉडकास्ट कम सुनने लग गया था, मैं फैमिली के लिए ज़्यादा करने लग गया था. एंड मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे आप वो चीज़ें छोड़ने लग जाते हैं आपके पास और काम आने लग जाते हैं. बट अगर आप वो चीज़ें वापस पिक करना चालू करते हैं, हो सकता है कि पहले जितना आप नहीं कर पाएँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम बनने लग जाता है, आपकी फैमिली समझने लग जाती है, आपको उस चीज़ों के लिए टाइम देने लग जाती है, आपके हस्बैंड या वाइफ टाइम निकालते हैं. मैं पर्सनली अपनी वाइफ के लिए टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो कभी दिन में आकर अगर बुक पढ़ना चाहती हैं, भले ही वो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, पर 1 या 2 मिनट कभी मैं अगर उनको साइलेंस दे पाऊँ कि हाँ ठीक है चलो मैं चाय बना देता हूँ, या मैं 2 मिनट बेबी को रख लूँगा जब तक वो बुक पढ़ रही है. तो अगर आप इनिशिएटिव लेने लग जाते हो तो आपकी फैमिली भी नोटिस करने लग जाती है. तो जब से उन्होंने कोशिश करना चालू की है, आई ट्राई एंड मेक श्योर कि उस 5 या 10 मिनट के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ. तो वो छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत हेल्प कर जाते हैं. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है. आपको थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने लिए टाइम निकालने में. हम अक्सर कहते हैं कि हाँ पर काम बहुत सारा है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड दैट इज़ ट्रू. बट अल्टीमेटली समय किसको चाहिए? आपको अपने लिए समय चाहिए. तो वो आपको कॉन्शियसली निकालना तो पड़ेगा ही. एंड हो सकता है कि इनिशियली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, पहले 1 हफ्ते आपको समझ ही नहीं आए कि उस समय में क्या करना है. पर जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे एंड आपके पास ज़्यादा टाइम रहने लगेगा. तो टेक सम कॉन्शियस एफर्ट एंड देन यू विल सी द मैजिक हैपन. आई होप आपको कुछ हेल्प तो इससे डेफिनेटली मिलेगी. सागर, व्हाई नॉट लेट्स पिक नेक्स्ट. श्योर. तो चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ वापस. एक क्वेश्चन वहाँ से भी उठा लेते हैं जो हमें राज हरने जी ने भेजा था. एंड राज हरने वांटेड टू नो कि हाउ टू बी ओके व्हेन पीपल डोंट रिटर्न और रिमेंबर योर फेवर्स. आई थिंक सागर, मुझे लगता है कि जब भी आप गिविंग की बात करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं
तो कभी भी वो इस वजह से नहीं होना चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप एक कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप कुछ रिटर्न में चाह रहे हैं, क्योंकि गुड कर्मा या बैड कर्मा वापस आ ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें यूनिवर्स कंस्पायर करता है कि किसी ने बुरा काम किया तो उसको बुरा फल मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जो लोग जनरली अच्छी चीज़ें करते हैं उन्हें अच्छे लोग मिलते जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट गुड लोगों को या बेटर पीपल को अपनी तरफ इन्वाइट करते हैं, बेटर सर्कमस्टांसेस को अपनी तरफ इन्वाइट करते हैं एंड उनकी लाइफ वैसी होती जाती है। सो विद जस्ट दिस इंसाइट कि अगर आप अच्छा करते रहेंगे, और वो कभी आपके एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना बुरा करके दूसरों का अच्छा करें, बट जनरली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है किसी के लिए कुछ अच्छा करने की, उन्हें खुश करने की, और अगर आप उस पर एक्ट करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में आप एज अ अच्छे पर्सन बन के निकलते रहेंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा खुश रहने में। बाकी जो अच्छा होना है वो तो होगा ही, बट आप काफ़ी अपने आप से सेटिस्फाइड रहेंगे और आप काफ़ी खुश रहेंगे। एंड इसलिए आपको बॉदर नहीं करना चाहिए कि लोग याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। ईगो को थोड़ा सा डिटैच करने की ज़रूरत है इसमें। हमें सभी को लगता है कि हमने अच्छा किया तो सामने वाला भी रिटर्न करे, अगर मैंने कोई काम किया, मैंने फेवर दिया, मैंने गिफ्ट दिया तो सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करे। तो ईगो को डिटैच करना थोड़ा सा ज़रूरी है, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बिगर पर्सन बन के करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अनदर थिंग जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर आप अक्सर ये देखते हैं कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आपके लिए कुछ नहीं करता, या हमेशा ही आपके साथ लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आप ही सबके लिए करते रहते हैं और कोई और आपको रिटर्न नहीं करता वो फेवर, तो देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों करते हैं। वाई डू यू डू द फेवर्स दैट यू नो कि वो आपके पास वापस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा पर्सन बनने में या लोगों को प्लीज़ करने में आपको बुरी फीलिंग आएगी। डेफिनेटली हम सब अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, बट अगर वो चीज़ करके भी आपको बुरा फील हो रहा है तो यू रियली नीड टू क्वेश्चन कि क्या आपको ये करते रहना चाहिए या आपको एक बेटर अप्रोच लेनी चाहिए। एक चीज़ जो मेरे साथ इस मामले में बहुत होती थी, आई यूज्ड टू बी अ ग्रेट फ्रेंड टू एवरीवन। तो मुझे अच्छा दोस्त होना तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत लोगों का दोस्त तो नहीं हूँ, एज एन इंट्रोवर्ट मेरे हमेशा से सिलेक्ट फ्यू फ्रेंड्स रहे हैं, पर उन फ्रेंड्स की तरफ मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था या हमेशा फ्रेंडशिप मेंटेन करने की कोशिश करता था। एंड दैट वर्कड वेरी वेल फॉर मी अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट तो आपकी लाइफ में आता है, आपको लगता है कि हमेशा हम ही कॉल करते हैं, हमेशा हम ही बात करते हैं और सामने वाला नहीं करता है, एंड सो ऑन। मैंने नोटिस किया कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप नो बोलना सीख नहीं पाते लाइफ में, और क्योंकि आप नो बोलना नहीं जानते इसलिए आप लोग आपसे कुछ भी करवा लेते हैं या आप ऑटोमेटिकली सामने से जाके उनके लिए कोई भी चीज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस एटीट्यूड में कोई गलती है, आपको डेफिनेटली अगर लगता है कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन क्या ये इस वजह से है कि आप उनको नो नहीं बोल पा रहे हैं? क्या ये इस वजह से है कि आप उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं या प्लीज़ करने की कोशिश करें, या प्लीज़ करने की कोशिश करें, राइट? और अगर ऐसा है तो दैट शुड मेक यू अ लिटिल बिट अवेयर कि जैसा कि कहा जाता है ना कि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा अगर आप फ़ायदा उठाने देंगे। तो अगर आप किसी को मौका नहीं देंगे फ़ायदा उठाने का तो लाइफ में कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। डज नॉट मीन कि आप लोगों की तरफ पॉजिटिव रहना बंद कर दें, अपना ऑप्टिमिज्म छोड़ दें। मैं आज भी जब अपने फ्रेंड से बात करता हूँ मैं उसी प्यार से बात करता हूँ, बट आई हैव लर्न इन लाइफ कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि किन के लिए आपको कितना करना है। सागर, मुझे इसमें ओपरा विंफ्री की एक बात याद आती है। ओपरा विंफ्री बोल रही थी कि जब लाइफ में आपके पास चैलेंजेस आते हैं या कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने की नेगेटिव होने वाला होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन सडनली बड़ा हो जाता है। सो आपको हार्ट अटैक पहले दिन नहीं आ जाता है, पहले दिन आप थोड़े से मोटे होना चालू करते हो, फिर आपको वर्क करने में हाफनी चालू होती है, फिर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, एंड देन हार्ट अटैक आता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। सो अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइफ हिंट्स नहीं देगी, आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली आपको हिंट्स मिलती रहेंगी। लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है। सो यूज़ दैट हिंट्स। आप ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि गिविंग का इंपॉर्टेंस बहुत है लाइफ में। लाइफ में आपको अपने लिए करने से तो खुशी मिलती है, बट दूसरों के लिए करने से ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है। जब हम छोटे रहते हैं तो हम अपनी चॉकलेट किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम पूरी चॉकलेट खुद खाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है मज़ा उसी में। बट जैसे जैसे आप कॉलेज की एज में आते हैं आप नोटिस करते हैं कि एक चॉकलेट के बारे में से 10 लोग बांट के खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप थोड़े और बड़े होते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपका बेबी हो गया है तो आप अपनी चॉकलेट का बार निकाल के उसको देने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसकी खुशी में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो प्रॉब्ली आप जिस भी एज पे हैं ये लर्निंग कि लाइफ में खुशी ज़्यादा दूसरों को देने से आता है वुड ऑल्सो हेल्प यू। बट इसमें कैविएट तो हमेशा ये भी रहेगा कि आप कभी लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दें, बट अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं सो इट इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन। आप एज अ पर्सन बुरे नहीं बन जाएंगे अगर आप किसी को नो कह देंगे या आप अपने लिए टाइम निकालेंगे।
डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके अपने भी गोल्स होंगे, अपने भी ड्रीम्स होंगे, तो उन पर भी तो आपको समय देना है। तो डेफिनेटली उनके कॉस्ट पे आपको कुछ भी नहीं करना है, पर एज लॉन्ग एज आप अपना सारा काम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो उसके बाद लोगों को हेल्प करना बहुत आसान हो जाता है, और वो आपको करना भी चाहिए, बिकॉज वी ऑल मस्ट बी ग्रेट गुड पीपल, मोर एम्पैथेटिक, जिसकी दुनिया में ज़रूरत है। या एंड ऑल्सो आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है, वो सबसे पहले ये बोलता है कि मेरी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ था। राइट। दे नेवर टेक क्लेम फॉर दी होल सक्सेस, क्योंकि वो ले भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की थी वहाँ तक पहुँचने में, और अब वो उस मदद को देना चाहते हैं। तो जैसे बिल गेट्स ने गिविंग प्लेज लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने गिविंग प्लेज लिया, क्योंकि उनको उस जगह तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, एंड नाउ दे वांट टू गिव बैक। एंड दैट गोज टू शो कि गिविंग में कितना ज़्यादा मज़ा है, कि बिल गेट्स जैसा इंसान जिसके पास इतना पैसा है, वो उस पैसे को एंजॉय करने की जगह खुशी ढूंढता है लोगों की हेल्प करने में। एंड इस क्राइसिस में भी आप नोटिस करेंगे कि लोगों ने अपनी संपत्तियां पूरी डोनेट कर दी। आई रिमेंबर एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने अपनी 1/3 वेल्थ दे दी, ट्विटर के फाउंडर ने अपनी 1/3 वेल्थ डोनेट कर दी जस्ट फॉर कोरोना वायरस क्राइसिस। एंड आप सोचेंगे कि कितनी स्टूपिड बात है कि अपनी 1/3 वेल्थ दे देना, बट उनको जॉय उसी चीज़ में मिलता है। वंस यू हैव एवरीथिंग, जॉय कम्स फ्रॉम गिविंग। एंड यू डोंट हैव टू हैव एवरीथिंग टू स्टार्ट गिविंग। Yeah. आप बहुत छोटे लेवल पे भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करते रह सकते हैं। ये ध्यान रख के कि कई बार होगा ऐसा कि आपको एक थैंक यू नोट मिलेगा, कई बार होगा कि आपको थैंक यू नोट की जगह शायद गाली सुनने को मिल जाए एंड समथिंग एल्स। पर एज लॉन्ग एज आप अपने आप के साथ ट्रू हैं, आप जानते हैं कि कोई चीज़ आप क्यों कर रहे हैं, तब तक कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता, एंड यू कैन बी द पर्सन दैट यू वांट टू बी। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल। जो लोग पहले से लाइव पर हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं और चर्चिल गुड टॉक पॉडकास्ट के साथ लाइव हैं, और हम बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, आपके क्वेश्चंस के बारे में। हम अपनी स्टोरीज और एडवाइस शेयर कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ वैसी शेप कर पाएंगे, वैसी बिल्ड कर पाएंगे जैसा कि आप उसको जीना चाहते हैं। आई थिंक सागर वी शुड टेक वन लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद हमें लाइव एंड करनी चाहिए मेरे ख्याल में। या Before we do that, we just want to say hello and welcome to Akash and Sonia. Thank you for being here. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं. Really good to see. Let us choose a question now. Okay. There is this question here. Okay. And this question here that we can consider. I think we should take This one? Yeah. हाँ. Okay. And how about this one? Okay, so हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें Right. से हमें एक चूज़ करना है. So I think you pick one. सहनशीलता को जब कमजोरी समझे जाने लगे तो क्या कदम अप्रोच होनी चाहिए? Okay. हाँ, ठीक है. I think we'll talk about it. So one question we want to pick is अपूर्वा जी की तरफ से, and the question is कि अगर आपकी सहनशीलता को people start looking at it as a weakness, अगर आपकी कमजोरी समझने लगे कि हाँ ये तो सहन कर ही जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? I think एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा विदाउट ऑफेंडिंग द पर्सन जिसने क्वेश्चन सेंड किया है कि दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम अ वेरी इगोइस्टिक प्लेस. आपके अंदर का ईगो बोल रहा है जब आप अपने आप को इस तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सहनशीलता को कमज़ोरी समझा जा रहा है. तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करने की कोशिश करना ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत तरीके से वो कर रहा है. क्योंकि अगर आप सहन करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को आपको उस तरह से परसीव करने की, तो यू आर नॉट दी पर्सन जो मॉरल हाई ग्राउंड ले सकता है कि हमने सहन किया. तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी फॉल्ट दिखाता है कि आप इतने टाइम से क्यों करते जा रहे थे वो चीज़. सो आई डू नॉट वांट टू ऑफेंड यू इन एनी वे, बट मुझे सच में लगता है कि थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना बेटर क्वेश्चन आप पूछेंगे आपका आंसर उतना अच्छा होगा. अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली फ्रेम कर पाएंगे, ज़्यादा सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे, तो आप ज़्यादा बेटर सोल्यूशन पर पहुँच पाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको उतने बेटर तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करनी उतना हेल्पफुल रहेगा राइट आंसर लाने में. आई थिंक एक तरह से जो आप इसको फ्रेम कर सकते हो वो ये है कि आई एम अ गुड पर्सन, पर मेरे साथ बुरा होता जाता है और लोग मुझे फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लग जाते हैं. आई थिंक फॉर ग्रांटेड लेने वाली फीलिंग इज exactly. व्हाट यू ट्राइंग टू गो फॉर के मुझे ग्रांटेड ले लिया जाता है. आई थिंक हर सिचुएशन में हम अज्यूम नहीं कर सकते कितने लेवल पे वो चीज़ हो रही है, बट अगर आपको सच में लगता है कि आपको बहुत ग्रांटेड लिया जाता है तो यू शुड स्पीक अप. सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए, आपको कन्फ्रंट करना चाहिए.
और उसका मौका हो सकता है, समय हो सकता है जब आप करते हैं। मुझे याद है जब काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि मैं अपने पापा मम्मी से बात कैसे करूं, पापा चिल्ला देंगे, मुझे कुछ बोलेंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट मोमेंट। अगर किसी ने DDLJ पिक्चर देखी हो तो उसमें जब उसे काजोल को यूरो ट्रिप पे जाना होता है तो वो वेट करती है कि उसका फादर का मूड कब सही है। तो वो नोटिस करती है कि मॉर्निंग में जब मैं पूजा कर लूँगी तो फादर का मूड सही होगा, एंड दैट टाइम मेरे जो भी मैं टॉक करूँगी उसको रिसीव किया जाने के चांसेस ज़्यादा है। सो जहाँ पे भी जिस भी पर्सन के साथ या जिस भी सर्कमस्टांसेस के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ट्राई एंड फाइंड द राइट मोमेंट जब आप कन्फ्रंट कर सकते हो उन्हें। राइट मूड, राइट वर्ड्स, आप बैठें और सोचें कि किस तरीके से आप उस चीज़ को बोल सकते हैं जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से रिसीव की जाए। आई थिंक और ये चीज़ आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये चीज़ बहुत अच्छा करते हैं। वो बहुत देख के चलते हैं कि कब पापा या मम्मा का मूड ठीक है, कब उनसे मैगी मांगी जा सकती है या चॉकलेट मांगी जा सकती है एंड सो ऑन। और ये इसलिए कर पाते कि वो बहुत अवेयर होते हैं कि उनको जो चाहिए वो उनको सच में चाहिए। जो आपने बात कही चर्चिल कि आपको स्पीकअप करना चाहिए, आई थिंक लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड तब करते हैं व्हेन यू डू नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। अगर आप किसी चीज़ में अग्री भी करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं, अगर आप अपनी बात रखना बहुत रेगुलरली नहीं रखते हैं तो बहुत चांसेस है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप उनकी बात से सहमत हैं या आप वही करना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं, एंड इसीलिए ऑटोमेटिकली लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। कई बार ये होता है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो आपको अचानक से प्रेशर लगेगा कि हाँ पर वो इतना जब चिल्लाता रहता है तब मैं अपनी बात कैसे रखूँ, या जब इतनी हाई प्रेशर में कोई इतना सीनियर पर्सन मुझे कुछ कह रहा है तब मैं अपनी बात कैसे रखूँ एंड सो ऑन, एंड दैट इज़ करेक्ट। पर जैसा चर्चिल ने कहा, आपको सही वक्त देखना है जहाँ पे प्रेशर कम हो। तो जब आपका झगड़ा किसी से हो चुका है, आप बाद में भी जाके उससे अपनी बात शांति से कह सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है आप झगड़ा हार चुके हो, आप उनसे एग्री कर चुके हो, पर आप शांति से जाके अपनी बात रख सकते हो। इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी अपनी बात सामने रखने की। धीरे धीरे आप इसमें बेटर हो जाओगे एंड हाई प्रेशर सिचुएशन में भी आप अपनी बात रख पाओगे। इससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि मैं कभी भी कन्फ्रंट करने में बिलीव नहीं करता, एंड मैंने उसका सिंपल ट्रिक ही निकाला है कि ओके लेट मी थिंक अबाउट इट। तो मैं अपने आप को प्रैक्टिस देता हूँ ये बोलने की कि मैं कोई भी चीज़ बोलूँ नहीं, कोई भी चीज़ इमीडिएटली कमिट नहीं करूँ। मैं सिर्फ बोल के बोलूँ कि लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं सोच के बताता हूँ कल या परसों या वीकेंड पे, और तब तक मैं उसको समय देता हूँ अपने आप को उस बारे में सोचने का। हो सकता है आई विल डू दी एग्जैक्ट थिंग जो मैं तब करता जल्दी में, पर अगर मैं उस चीज़ के लिए समय लेता हूँ सोचने का तो मुझे लगता है मैंने वो चॉइस ली है एंड फिर सामने वाले को मैं वो बता पाता हूँ। एक और चीज़ मुझे जो लगती है सागर उसमें, वो ये है कि आपको लैंग्वेज भी फ्रेम करनी पड़ेगी। कई बार जब हम इस तरह के कन्फ्रंटेशन में जाते हैं या जब हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले से बात करें और उससे बोले कि हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है या तुम गलत कर रहे हो, तो हमारी लैंग्वेज बड़ी वैसी रहती है। और आपको लैंग्वेज प्रॉपर फ्रेम करने की आई थिंक ब्लेमिंग टाइप की लैंग्वेज इज व्हाट यू आर सेइंग। योर लैंग्वेज शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको सच में जानने की कोशिश होनी चाहिए कि सामने वाले को पता भी है कि वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए और उससे अपना पर्सपेक्टिव बहुत ही आसान लैंग्वेज में विदाउट ब्लेमिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कभी भी ब्लेम करने वाली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सामने वाला रिबेल करेगा। अगर आप किसी को दीवार पे धक्का देंगे तो वो धक्का तो ज़रूर देगा। सो ट्राई फाइंड अ लैंग्वेज जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से विदाउट ब्लेम इस बात को कन्वे कर पाएँ। आप बोल सकते हैं कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है जब इस तरह से चीज़ें होती है, एंड जब तक आप उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कन्फ्रंटेशन करना। लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बिकॉज मुझे लग रहा है लोग अभी भी हमको सुनना चाहते हैं, विच इज़ रियली ग्रेट टू नो। आई थिंक लेट्स पिक वन लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद हम ये फीड एंड करते हैं। श्योर। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है प्रफुल्ल की तरफ से, एंड दैट इज कि आप पास्ट फेलियर की वजह से कई बार डर जाते हैं रिस्क लेने में। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्विकली बात करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक क्वेश्चन और लास्ट में उठाएं। ओके। मुझे लगता है कि जब भी फेलियर होता है उससे कहीं ना कहीं आपके पास ट्रेसेस तो रह जाते हैं लाइफ में, कि आपको कहीं ना कहीं याद आता है, और जब भी आप कुछ सिमिलर रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आपको अफेक्ट तो करता है। बट आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि उस एक्शन को जो आप नहीं लेने वाले हैं उसके लाइफ पे क्या रिपरकशंस होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम विल फेरिस की बात कर रहे हैं, एंड आई गेस आई एम टेकिंग द नेम राइट, एंड उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं लाइफ में हमेशा रिस्क लेता रहता हूँ एंड मुझे हर बार डर लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे डर नहीं लग रहा है, बट मैं वे करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने वो रिस्क नहीं ली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फिर मैं उस डर से कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ जो उस रिस्क से एसोसिएटेड होते हैं। एंड वो नोटिस करते हैं कि हमेशा
जो नहीं रिस्क लेने के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ नहीं की है तो आपके पास रिग्रेट ज़्यादा रहेगा, आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। सो प्रोबेबली अगर आपको पास्ट के फेलियर से डर के रिस्क लेने में तकलीफ होती है, आप वे करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ये एक्शन नहीं लेंगे तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आगे की ज़िंदगी में आपको कैसा लगेगा, आप क्या फील करेंगे, आप अपने बारे में क्या सोचेंगे, आप किस तरह से अपने आप को देखेंगे। एंड प्रोबेबली इन चीज़ों को आंसर करके आपको हेल्प मिलेगी वो रिस्क लेने में। और आप ये भी देख सकते हैं अपने पास्ट में कि कब आपने रिस्क ली थी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। बचपन से लेके आज तक हम बहुत सारी रिस्क लेते हैं। जब हम पहली बार चलते हैं वो एक रिस्क होता है जो हमें पता ही नहीं होता कि एक रिस्क है। बहुत बार जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं और अपने पहले क्लासमेट को हेलो बोलते हैं, वो एक रिस्क है। आपके जितने भी दोस्त आपकी लाइफ में आज हैं वो कभी ना कभी स्ट्रेंजर्स थे, और वो दोस्त इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी रिस्क लिया था उनको हाय कहने का या उनके हेलो का जवाब देने का। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कब कब आपने अलग अलग रिस्क लिया था, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला था। इससे होगा ये कि एक वो रिस्क जो फेलियर में कन्वर्ट हो गया उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और वो सारे रिस्क जो सक्सेस में कन्वर्ट हुए, जो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हुए, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड होपफुली आपको आगे हेल्प होगी और रिस्क लेने में। वन लास्ट क्वेश्चन जो हम आज उठाना चाहते हैं वो समीर का है, पर उसके पहले आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया। वी आर सो हैप्पी कि आप इस पॉडकास्ट के लाइव में आए। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि द गुड टॉक पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन thegoodtalk.in। हम हर मंडे लाइफ से रिलेटेड एक नया टॉपिक उठाते हैं, उस पर अपने व्यूज शेयर करते हैं, हमारे खुद के कुछ एडवेंचर्स, कुछ स्टोरी शेयर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमने जो लाइफ जी है उसके थ्रू आप कुछ निकाल पाएंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अगर कोई हमें पहली बार सुन रहा है तो हम किस तरह के टॉपिक्स उस पॉडकास्ट में पिक करते हैं। सो लाइफ के सभी एरिया से, भले वो हैप्पीनेस हो, प्रोडक्टिविटी हो, हैबिट्स हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, हम सभी तरह के टॉपिक्स जो लाइफ में होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम लाइफ के किस एरिया को पिक करके नेक्स्ट एपिसोड बनाएं, एंड विल ट्राई टू मेक अ एपिसोड आउट ऑफ इट। समीर का एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पिक करना चाहता हूँ, एंड ही वांट्स टू नो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जितना हार्डवर्क एक चीज़ में, एक एरिया में डाल सकते थे हम डाल चुके हैं, और अब हमें कुछ ऑल्टरनेटिव कंसिडर करने लगना चाहिए। आई थिंक ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को देख के पूछा गया क्वेश्चन है कि जब आप पूछना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट, एंड विदाउट कंटेक्स्ट मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसका आंसर करना, बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट के, क्योंकि जब तक सिचुएशन कोई पता नहीं होती तो किसी भी सिचुएशन पे कमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब फेलियर की बात होती है तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, इस KFC का जहाँ पे उन्होंने इतनी बार ट्राई किया था और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली थी, या एडिसन के लाइट बल्ब का कि उन्होंने इतनी बार फेलियर देखा था और फिर सक्सेस मिली थी। तो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल या बड़ा ही उस तरह का क्वेश्चन है जिसपे आप बहुत ही पतली सी लाइन पे वॉक कर रहे हैं और इधर भी गलत है और उधर भी गलत है। आई थिंक काफ़ी डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट से जो रिटर्न आ रहे हैं आप उसे मेजर करके देखें। आप देखें कि अभी तक जो आपने डाला था क्या वो सही डायरेक्शन में किया गया एफर्ट था। अगर आपने फोकस होकर सही तरीके से वो एफर्ट्स लिए हैं तो, और उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉबेबली आपको दूसरा अल्टरनेट देखने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर कहीं आपकी कोशिश में कोई गलती थी, सो बेसिकली अगर आप ऐसी कोई चीज़ अप्रोच कर रहे थे जो आपके लिए बनी ही नहीं थी, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ मछली को पेड़ चढ़ने का और उसमें वो कितने भी अटेम्प्ट्स कर लेगी तो वो सही नहीं होगा। सो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ आपके लिए थी, और अगर वो नहीं थी तो आपके अटेम्प्ट्स आपको रोक देने चाहिए, या क्या आपने सही तरीके से मेहनत करी। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का एक तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ों में मेहनत डालने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, जिस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने वो सच में करके देखे हैं और आपको लगता है कि नहीं है, सो टॉक टू सम फ्रेंड्स जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, टॉक टू योर फैमिली, टेक एज मच एडवाइस बिफोर यू मेक अ डिसीजन। मुझे लगता है हम बड़ा कतराते हैं इस चीज़ में कि हम लोगों से बात करें और अपने आप को ओपन करें, अपने आप को वल्नरेबल बनाएं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत शेम आती है, थोड़ी बहुत गिल्ट आती है, थोड़ी बहुत आपको ये फीलिंग आती है कि मैं कर नहीं पाया, एंड इसलिए हम बचने की कोशिश करते हैं और खुद से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। बट ये आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। तो प्रॉबेबली टॉक टू एज मैनी पीपल जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे इनपुट लेने की कोशिश करिए, और फिर अपने दिल से पूछिए कि आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए या ना बदलना चाहिए। एंड डोंट वेट फॉर समवन टू टेल यू कि हाँ अब इसको छोड़ दो, कुछ और करने लग जाओ, क्योंकि अगर कोई ये कह भी देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप चूज़ करोगे वो आपके लिए सही होगा। हो सकता है कि जो गलत चॉइस आपने अभी की थी वो गलत चॉइस आप एक बार और करें, एक बार और फेलियर से मिले, एंड सो ऑन। एज लॉन्ग एज आपको मालूम है कि आपको कौन सी फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग आपको पसंद आ रही है, आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं उसमें एफर्ट डालते रह सकते हैं। अगर वो फीलिंग चेंज हो गई है, हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया हो तब आपको बहुत मज़ा आता हो और या फिर आपको लग रहा हो कि हाँ यही बिल्कुल सही डिसीजन है,
बट अगर आप उसको रोज़ क्वेश्चन करते हैं, जब वो करने बैठते हैं तो आपको इतना मज़ा नहीं आता या आपको फीलिंग सही नहीं आती, तो नो मैटर कि कितना लॉजिकल सेंस है वो चीज़ करते रहने में, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस फीलिंग के साथ आप सही चीज़ भी गलत ही तरीके से करेंगे। डेफिनेटली। सो वी होप कि आपको हमारी एडवाइस काम आई होगी एंड दैट यू विल बी एबल टू यूज इट इन लाइफ। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि दिस इज द गुड टॉक पॉडकास्ट लाइव, और यहाँ पे मैं और चर्चिल बात कर रहे थे लाइफ के बारे में, जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस और फेलियर्स के बारे में बहुत कुछ, ताकि हम अपनी कुछ स्टोरीज आपसे शेयर कर पाएं इस उम्मीद के साथ कि आप उसको यूज करके अपनी लाइफ बिल्ड कर पाएंगे। बिफोर वी एंड, आई वुड लाइक टू थैंक हमारे सभी लिसनर्स को जो हमें लाइव पे सुन रहे हैं, एंड उन सभी लिसनर्स को जो हर हफ्ते ट्यून इन करते हैं हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए। आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन, आपके क्वेश्चंस और आपके एडवाइस हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हर हफ्ते नया एपिसोड लाने में। सो कीप राइटिंग टू अस। जितना आप हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, जितना आप हमें लिखते हैं, हमारे बारे में बताते हैं, हमारी गलतियां सुधारने का मौका देते हैं, हम उतना अपने बारे में जान पाते हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, और उस वजह से हम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छी तरीके से नया कंटेंट लेके आ पाते हैं। सो प्लीज़ 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 कीप राइटिंग टू अस। हमें हमारा पॉडकास्ट फॉलो करने या सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं thegoodtalk.in, और फिर आप अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर या फिर हमारी वेबसाइट पर हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपना फीडबैक और कमेंट्स हमसे शेयर करने के लिए। I think that sums up the first live we had. Thank you everyone once again. We'll see you soon with another live. Probably next time हम YouTube पे आएंगे ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर पाएँ। And don't forget to tune in for our next episode on Monday. Okay. We are your hosts saying bye bye. Bye bye.